डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट विजन एकेडमी। आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट विजन एकेडमी में। बच्चों, आज हम सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंट्स पेपर नंबर 5 का स्टडी नोट नंबर 3 शुरू करेंगे, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब वो संस्थाएं जो दिन रात प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, लाभ के लिए काम करती हैं। बच्चों, लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए तो सभी लोग काम करते हैं सभी का मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। आप बिजनेस करें प्रोप्राइटरशिप फर्म के बैनर में, या आप बिजनेस करें पार्टनरशिप फर्म के बैनर में, या कोई कंपनी हो, सभी का मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन हम इस स्टडी नोट नंबर 3 के अंदर, स्टडी नोट नंबर 3 में हम जिन ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं। बच्चों, सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो स्टडी नोट नंबर 3 है, वो फाइनल अकाउंट्स डिस्कस करता है सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के। हमें इसमें पार्टनरशिप फर्म्स नहीं पढ़ना, हमको इसमें कंपनी नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, यानी कि ऐसे बिजनेसेस जिसका एक सिंगल पर्सन मालिक होगा, ओनर होगा, एक अकेला व्यक्ति उस बिजनेस का मालिक है और वो उस बिजनेस को अपने नाम से चला रहा है। उसने फर्म का एक नाम रखा, लेकिन उसका जो ओनर है वो एक सिंगल पर्सन, एक अकेला व्यक्ति है। बच्चों, ये जो चैप्टर है स्टडी नोट नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, ये आप क्लास 11th में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको 11वीं क्लास के वो 2 चैप्टर याद हों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स और दूसरा बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स, आपको याद है 2 चैप्टर। ये दोनों चैप्टर में आपको याद होगा कि आपको ट्रायल बैलेंस गिवन था, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ट्रायल बैलेंस गिवन था, और जो पहला वाला चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स, उसमें कोई एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं थी, खाली ट्रायल बैलेंस गिवन था। और आपने उस ट्रायल बैलेंस से अकाउंट्स क्लोज करके उस फर्म के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करे थे। फाइनल अकाउंट्स में आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उससे आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर आप नंबर 2 पे बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था। फिर आप बनाते थे बैलेंस शीट, जिसके दोनों साइड्स आप इक्वल करते थे, जो कि बैलेंस शीट फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती थी। फिर आपको याद होगा क्लास 11th में आपने इसके बाद जो दूसरा चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। विद एडजस्टमेंट्स में क्या था कि आपको ट्रायल बैलेंस के साथ नीचे 7, 8, 9, 10 एडजस्टमेंट्स गिवन थी। आप ट्रायल बैलेंस को लेते थे, उन 8-10 एडजस्टमेंट्स को लेकर फर्म के फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, और जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो उन एडजस्टमेंट्स को इफेक्ट देते हुए चलते थे। आप बनाते थे सेम वही ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो बच्चों, ये जो स्टडी नोट नंबर 3 है आपके सिलेबस में सीएमए इंटर ग्रुप 1 में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिकली ये क्लास 11th का वो दूसरा वाला चैप्टर है, जिसका नाम था क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। आपको वही चैप्टर ये दोबारा सीएमए इंटर ग्रुप 1 में पढ़ना है। नाम अलग कर दिया, लेकिन बात वही है। तो मैं अब तीसरी बार आपको ये रिपीट कर रहा हूं कि जो नाम है आपके सिलेबस में, वो नाम है प्रिपरेशन, यानी कि बनाना क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स, किसके, ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, उन संस्थाओं के जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। और वो संस्थाएं कौन सी हैं बच्चों? वो हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। इसमें आपको इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, वो सब क्लास 11th में आप पहले कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन क्या है कि इस चैप्टर तो सेम क्लास 11th से लिया, लेकिन अपग्रेडेड है। कैसे? जो एडजस्टमेंट्स का लेवल है वो थोड़ा सा टफ है, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वहां पर थोड़ा सा ट्रीटमेंट टफ होगा एडजस्टमेंट्स का। कुछ नई एडजस्टमेंट्स आपके सामने आएंगी जो आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ी होंगी, जो आपके उस टाइम आपकी बुक्स में नहीं थी। तो बच्चों, इस चैप्टर को, इस स्टडी नोट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक मैं आपको बता दूं कि इस स्टडी नोट में इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, आईसीएमआई का जो अपना स्टडी मटेरियल है, उसमें कुल 15 क्वेश्चंस हैं, 15। ये 15 क्वेश्चन से सॉल्यूशंस के साथ हैं। इनमें से 5 क्वेश्चन एक अलग कैटेगरी में और 10 क्वेश्चन अलग कैटेगरी में है। कैटेगरी से मेरा मतलब यह है कि जो कुल 15 क्वेश्चन हैं, इनमें से 10 क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंसिव हैं,
ये इनके पूरे लेंथी सॉल्यूशंस हैं, जिनमें आपको कुछ क्वेश्चंस में खाली ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, किसी क्वेश्चन में खाली P&L अकाउंट बनाना है, और फिर ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको पूरे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। तो आपका एक सॉल्यूशन 2 पेज में आएगा। 15 में से 10 क्वेश्चन तो इस कैटेगरी में गए जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। जो बाकी के 5 क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उनमें उन 5 क्वेश्चंस में आपको 2 से 3 लेजर अकाउंट बनाने हैं। उन अकाउंट्स के नाम है बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। ये 3 अकाउंट एक तरह से बड़ी इन डेप्थ स्टडी है बैड डेट्स को लेकर। बच्चों, इंस्टीट्यूट ने 15 में से 5 क्वेश्चन यानी कि 1/3 क्वेश्चंस खाली इसी बात पर रखे हैं कि किस तरह से बनेगा बैड डेट्स अकाउंट, कैसे बनेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट, और कैसे इनको शो करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्या असर होगा इसका बैलेंस शीट के ऊपर। अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में, अगर आपको बच्चों याद हो तो क्लास 11th में जो एक टफ एडजस्टमेंट थी, जो वो यही थी बैड डेट्स की, कि ट्रायल बैलेंस के अंदर भी बैड डेट्स गिवन है, ट्रायल बैलेंस के बाहर भी एडजस्टमेंट्स में फर्दर बैड डेट्स गिवन है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अमाउंट दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस के नीचे, और बैड डेट्स रिकवर्ड दे रखा है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया हुआ है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड था ये वाला पर्टिकुलर एक एडजस्टमेंट। इस पर बेस्ड जो 5 क्वेश्चन अलग से हैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में। तो कुल जो 15 क्वेश्चन है, जो टोटल 15 क्वेश्चन है बच्चों, उनमें से 10 कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें सब कुछ बनाना है, और 5 क्वेश्चन में खाली बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट। चलिए अब एक बार हम इस चैप्टर को के कंटेंट्स को समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में जो कंटेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। देखिएगा प्लीज बच्चों, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं स्टडी नोट नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली ये नाम इंस्टीट्यूट की इसका जो स्टडी मटेरियल है वहाँ से लिया गया है। इंस्टीट्यूट की जब आप स्टडी मटेरियल देखेंगे तो स्टडी नोट नंबर 3 का नाम यही है। तो ये नाम हमने स्टडी मॉड्यूल से ही कॉपी करा है। देखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बच्चों हमारा क्या मतलब है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जिससे आप कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। बच्चों, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस चैप्टर में 3 फॉर्मेट्स बनेंगे। आपको हर क्वेश्चन में 3 चीजें बना के दिखानी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। तो ये 3 फॉर्मेट्स इसके अंदर बनाए जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जिससे आप ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं, और तीसरा बैलेंस शीट जिसमें आप एसेट्स और लायबिलिटीज के टोटल को इक्वल करके दिखाते हैं। इसके बाद ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। यहां पर दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन से हमारा क्या मतलब है? बच्चों, ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। तो बच्चों यहां पर जिन हम फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं बेसिकली वो उन संस्थाओं की हैं जिनका एक अकेला व्यक्ति मालिक होता है, जिनके सोल प्रोप्राइटर होता है। अब देखिएगा, इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर जो स्टडी मटेरियल दिया है आपको, उसमें जो स्टडी नोट नंबर 3 है, स्टडी नोट नंबर 3 के जो कंटेंट्स है, अब हम वो कंटेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। और बच्चों ये कंटेंट भी स्टडी मटेरियल के सीक्वेंस में है। 5 कंटेंट है इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट कंटेंट बच्चों इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का को इंट्रोड्यूस कराया गया। सेकंड कंटेंट में फॉर्मेट्स हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, P&L अकाउंट का, बैलेंस शीट का। तीसरा कंटेंट बच्चों एडजस्टमेंट्स। देखा जाए तो ये पूरा का पूरा चैप्टर एडजस्टमेंट्स के ऊपर ही आधारित है। आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका परफेक्शन होना चाहिए एडजस्टमेंट्स के ट्रीटमेंट के ऊपर। आपको मालूम होना चाहिए कि जो एडजस्टमेंट आपने पढ़ी उसका मीनिंग क्या है,
उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, ट्रेडिंग पर, पीएनएल पर या बैलेंस शीट पर, और उसका डेबिट इफेक्ट क्या होगा और उस एडजस्टमेंट्स का क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा। एडजस्टमेंट्स को पढ़ना, उसको समझना और उसके फिर इफेक्ट को देना, डेबिट और क्रेडिट सही इफेक्ट देना। क्योंकि अगर हम एडजस्टमेंट्स को सही ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो अगर मान लीजिए एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ना था और वहां हमने सही इफेक्ट नहीं दिया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस गलत आएगा। और बच्चों जब जीपी या जीएल जो भी वहां से आया अगर वो गलत है तो ऑब्वियसली जब वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वो उसका आंसर भी गलत आएगा। और बैलेंस शीट में भले ही दोनों साइड इक्वल आ जाएं, क्योंकि आपने किसी एक आइटम को डेबिट इफेक्ट देना था, आपने दिया, लेकिन उसको किसी ट्रेडिंग की जगह पीएनएल में या पीएनएल की जगह ट्रेडिंग में दिया, या कोई एरर आपसे हुई तो हो सकता है उसके बाद भी बैलेंस शीट इक्वल आ जाए। तो बैलेंस शीट अगर आप गलती करेंगे और वो इक्वल नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, गलती करने के बाद भी बैलेंस शीट इक्वल आ सकती है। क्योंकि अगर आपने डेबिट को डेबिट इफेक्ट दिया है, क्रेडिट को क्रेडिट इफेक्ट दिया तो बैलेंस शीट ऑब्वियसली इक्वल आ जाएगी, और अगर अमाउंट आपने सही लिखा है। तो इसलिए आपको जो इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, बिल्कुल शुरुआत से, बिगिनिंग से आप कॉन्शियस रहेंगे। आपको इस क्वेश्चन में, जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस करा कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा और नीचे 7-8 एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी। आपको ट्रायल बैलेंस को बहुत ही बढ़िया से अच्छे से उसका रीडिंग करना होगा। ट्रायल बैलेंस को बहुत आराम से पढ़ेंगे, एक एक आइटम को आप आराम से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसका अमाउंट देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में है या क्रेडिट कॉलम में है, और उस एक आइटम को, उस एक इंफॉर्मेशन को देखने के बाद आप फिर खुद पता लगाएंगे कि इसको कहाँ ले जाना है, ये ट्रेडिंग के आइटम है या प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है या बैलेंस शीट के आइटम है। तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी अमाउंट, जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन होंगी आपको, आप उन सब को बहुत सोचकर समझकर तब उसकी पोस्टिंग आप ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट में करेंगे। इसके बाद जो नीचे एडजस्टमेंट्स हैं उनको पढ़ना, समझना, उसके बाद उसको डबल इफेक्ट देना। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जो फाइनल अकाउंट है बेसिकली, जैसे आपको मालूम है कि आप इसमें 11th क्लास में आप इसको कर चुके हैं, और थोड़ा सा जब ये सीएमए में आया तो लेवल थोड़ा सा इसका अपग्रेड हुआ, थोड़ा सा टफ हो गया, एडजस्टमेंट थोड़ी सी टफ हो गई, लेकिन फॉर्मेट्स वही हैं, कंसेप्ट वही हैं, तरीका वही है, बस आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। देखिएगा, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर का नाम। अब इस चैप्टर के कंटेंट्स देखिएगा बच्चों। कंटेंट्स में पहला कंटेंट इंट्रोडक्शन। मैंने इंट्रोडक्शन में आपसे कहा कि इंट्रोडक्शन बस इतना ही है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मेट्स बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। सेकंड कंटेंट, फॉर्मेट्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। बार बार यही डिस्कस हो रहा है कि पूरा चैप्टर इन्हीं तो 3 फॉर्मेट्स के ऊपर आधारित है। आपको यही 3 इसमें बनाने सीखने हैं, और बेसिकली ये फर्म के फाइनल अकाउंट्स हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एडजस्टमेंट्स। देखो बच्चों, सारा खेल इस चैप्टर में एडजस्टमेंट्स का है कि आप एडजस्टमेंट्स को पढ़ के किस तरह से उसको समझते हैं और कैसे कैसे उसका आप डबल इफेक्ट देते हैं। और अगर गलती से दोनों इफेक्ट डेबिट हो गए तो बैलेंस शीट इक्वल नहीं आएगी, गलती से दोनों इफेक्ट क्रेडिट हो गए तो बैलेंस शीट इक्वल नहीं आएगी। बच्चों, एडजस्टमेंट्स को आपको डबल इफेक्ट देना होता है, क्योंकि पहले इसे कोई इफेक्ट नहीं दिया गया, ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये इंफॉर्मेशन सामने आई है। अगर बच्चों ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ये चीज़ हमें पता होती, जो एडजस्टमेंट्स हैं अगर वो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले हमारे सामने आती तो ऑब्वियसली हमने उनको इफेक्ट लेजर अकाउंट में दे दिया होता, और लेजर अकाउंट में आने के बाद जब लेजर अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में आते तो सिंगल इफेक्ट होता। लेकिन क्योंकि ये वो बातें हैं जो ट्रायल बैलेंस में आने से रह गई, जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमारे सामने आई, तो इनको अभी तक कोई इफेक्ट नहीं दिया गया, इसलिए इनको हम डबल इफेक्ट देंगे, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट, क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है। हम ये जानते हैं कि हर एक डेबिट का एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है और हर एक क्रेडिट का एक कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट होता है। तो किसी भी लेन देन को, क्योंकि ट्रांजैक्शन का हिंदी अनुवाद है लेन देन, कुछ लिया तो कुछ दिया, तो बच्चों जो लिया एक इफेक्ट उसको दिया जाएगा और जो दिया एक इफेक्ट उसको दिया जाएगा। तो लेन देन को जब दोनों को आप एक एक इफेक्ट देंगे तो वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, एक इफेक्ट डेबिट होगा तो दूसरा बच्चों क्रेडिट इफेक्ट होगा। देखिएगा, इसके बाद इसका फोर्थ कंटेंट वो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। बच्चों, आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से मतलब है वही क्वेश्चन
जो आपने क्लास 11th में करे कि आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, एडजस्टमेंट्स गिवन है। ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन को सिंगल इफेक्ट दिया जाएगा, एडजस्टमेंट्स की को डबल इफेक्ट दिया जाएगा, और आप ट्रायल बैलेंस की और एडजस्टमेंट्स की मदद से आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जब ये तीनों आप प्रिपेयर करेंगे तो इसे हम कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इसके बाद देखिएगा बच्चों, फोर्थ कंटेंट के बाद फिफ्थ कंटेंट, प्रिपरेशन ऑफ बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। मैंने आपको एक बात बताई थी अभी, जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो लेटेस्ट अपडेटेड स्टडी मटेरियल है उसमें इस चैप्टर के बच्चों 15 क्वेश्चन हैं। जो पहले 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन हैं, वो तो कॉम्प्रिहेंसिव है, उनमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन जो बाद के 5 क्वेश्चन है 11 से 15, और ये सीक्वेंस अब चेंज हो गया है। अगर मैं अभी आपसे कह रहा था कि जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है, तो उसमें तो अभी सीक्वेंस चेंज है। जो पहले क्वेश्चन पुराने मटेरियल में 11 से 15 थे, वो अब 1 से 5 है, और जो पहले 1 से 10 तक थे वो अब 6 से लेकर 15 तक हैं। तो कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, जिनमें से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 15, जो 5 क्वेश्चन है 1/3, वो ये 5th टॉपिक पर बेस्ड है। 5th टॉपिक मींस बैड डेट्स अकाउंट का बनाना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट का बनाना, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट का बनाना। तो बच्चों ये जो 3 लेजर अकाउंट हैं, ये 3 लेजर अकाउंट पर बेस्ड हैं आपके 15 में से 5 क्वेश्चंस, 5। अच्छा देखिएगा, इसमें आपको कोई, ये जो आपने, मैं भी आपको बता रहा था कंटेंट नंबर 5, इसमें कोई ट्रेडिंग अकाउंट आपको नहीं बनाना, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नहीं बनाना, कोई बैलेंस शीट आपको नहीं बनानी। लेकिन उसके बाद भी ये टॉपिक कंपैरेटिवली टफ है, क्योंकि आपको परफेक्शन होना चाहिए इस बात पर कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर रिजर्व फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो, बैड डेट्स को लेकर एक क्वेश्चन में कितनी सारी इंफॉर्मेशन आ सकती हैं। एक सिंगल क्वेश्चन में बैड डेट्स को लेकर इंफॉर्मेशन की भरमार। फॉर एग्जाम्पल, ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है, उसके अंदर बैड डेट्स है, ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी है, फिर ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स में फर्दर बैड डेट्स है, फिर एडजस्टमेंट्स में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, इसके अलावा एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, और डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर भी है। तो डेटर्स को लेकर 3, 4, 5 एडजस्टमेंट्स का होना, ट्रायल बैलेंस के अंदर इससे रिलेटेड 2-3 बातें होना, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्लास 11th में भी अगर बच्चों को किसी एडजस्टमेंट में दिक्कत आई थी तो वो यही वाली थी। इंस्टीट्यूट ने, सीएमए इंस्टीट्यूट ने इस एडजस्टमेंट को लेकर 5 अलग प्रैक्टिकल क्वेश्चन से डेवलप किए हैं। तो अब आप इंटर में नहीं बच पाएंगे, कोई वीकनेस, कोई कमजोरी नहीं रहेगी इस टॉपिक को लेकर। इंटर में आपको बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के ऊपर परफेक्शन करना ही होगा, क्योंकि 1 या 2 नहीं बल्कि 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। टोटल 15, उनमें से 5 यानी कि 1/3 क्वेश्चंस इसी टॉपिक, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। चलो बच्चों, ये था कंटेंट जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले तो कंटेंट तो 2-2 मिनट में आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे पहला इंट्रोडक्शन है, मैं फिर एक बार बता दूं कि इंट्रोडक्शन का मतलब है इंट्रोड्यूस कराना, किस टॉपिक में आपको पढ़ाना क्या है। ऑब्वियसली आपको मालूम है इस टॉपिक में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। देखिएगा बच्चों, पहला कंटेंट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिएगा, बेसिकली जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें 2 चीज़ें बनाते हैं। दीज फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट कौन से? पहला बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट से हमारा मतलब ट्रेडिंग और पीएनएल से है, और दूसरा बच्चों सेकंड पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट। अब यहां एक बात समझिएगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिएगा, डेस्टिनेशन से हमारा मतलब होता है जहां पर हमको पहुंचना है। अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? अकाउंटिंग प्रोसेस किसको कहते हैं? अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली होती क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस, ये जो अकाउंटिंग प्रक्रिया है, ये कहां से शुरू होती है? ये शुरू होती है ट्रांजैक्शन से। जब आप बिजनेस से शुरू करते हैं तो बिजनेस में आप क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस। बच्चों बेसिकली हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन। हम जो अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में लेन देन करते हैं, वो 2 प्रकार के लेन देन होते हैं। जो भी हम लेन देन करते हैं, अभी मैं इसमें सब लेन देन इंक्लूड कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं,
जो भी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला बच्चों सोशल ट्रांजैक्शंस और दूसरा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। सोशल ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है जो हम समाज में बने रहने के लिए करते हैं, जैसे अपने घर के मेंबर्स के लिए कुछ खरीदना, उनके लिए कुछ करना, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने दोस्तों के साथ डीलिंग्स करना, उनके लिए कुछ करना। तो जो भी एक सामाजिक हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाने के लिए जो हम लेन देन करते हैं समाज में बने रहने के लिए, वो सोशल ट्रांजैक्शंस हैं, जो व्यक्तिगत ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनका बिजनेस से, वित्त से कोई लेन देन नहीं होता। और बच्चों जो दूसरा है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है वित्त लेन देन, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रभावित करते हैं। हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं बेसिकली वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो हमारे प्रॉफिट को सीधा अफेक्ट करती हैं। जो हम बिजनेस में करते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, उन ट्रांजैक्शंस को, उन एक्टिविटीज के लिए जो भी हम लेन देन करते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। देखो, हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मेंटेन करते हैं उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई जगह नहीं है सोशल ट्रांजैक्शंस के लिए। ये हमारी पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं, इनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। तो बिजनेस में जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसमें कौन से लेन देन दिखाते हैं? उसमें हम दिखाते हैं वित्त लेन देन, यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत कहां से होती है? अकाउंटिंग प्रोसेस, जो लेखांकन प्रक्रिया है, वो कहां से शुरू होती है? वो शुरू होती है डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल ट्रांजैक्शंस एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस से, कि हम पहले इनको अलग अलग करें। हम समझें कि वो जो लेन देन हमने करे उसमें से कौन से लेन देन सोशल थे और कौन से इकोनॉमिक थे। जो बच्चों सोशल ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम एक तरफ कर देते हैं, उन्हें अवॉइड करते हैं बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए। हम बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ जिन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो होती हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो बच्चों इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को अलग करके हम उन ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो आप चाहें तो पहला स्टेप जर्नल एंट्रीज को भी कह सकते हैं, या फिर पहला स्टेप आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस को भी कह सकते हैं। सोशल ट्रांजैक्शंस को अलग करना, इकोनॉमिक को अलग करना, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी जर्नल एंट्रीज पास करना, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। और जो जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं अपने जर्नल बुक में, वो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। देखो, जो हम अकाउंटिंग प्रोसेस समझ रहे हैं वो दो तरह की प्रोसेस होती है, एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस और एक एंडिंग प्रोसेस। क्या फर्क है? एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट सारा साल मेंटेन करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जो घटना जब घटती है उसको हम तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जब हम सभी इवेंट्स को, सभी ट्रांजैक्शंस को, सभी लेन देनों को एक के बाद एक उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जैसी जो ट्रांजैक्शन अकर होती है हम उसको उसी पल रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्रीज में ऐसा ही होता है कि जर्नल बुक जब हम मेंटेन करते हैं और उसमें जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, तो जो भी ट्रांजैक्शन हम करते रहते हैं उसकी एंट्रीज हाथ के हाथ हम रिकॉर्ड करते रहते हैं, हाथ के हाथ उसकी एंट्री पास होती रहती है। तो एंट्रीज को रिकॉर्ड करना जर्नल बुक में कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रोसेस अगर मैं फॉलो करता हूं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो जो जर्नल एंट्रीज की जो प्रोसेस है उसको रिकॉर्ड करने की, वो पूरे साल चलती है। 1 अप्रैल की सुबह से लेकर अगले साल 31 मार्च की शाम तक जितने भी लेन देन होते हैं, हम साथ साथ उसकी उन लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में अपनी जर्नल बुक में। तो बच्चों जो जर्नल बुक है, जो जर्नल एंट्रीज है, वो पूरे साल पास होती है, पूरे साल हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए वो कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। इसी तरह से जब जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं, जब एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट्स। हमारी जर्नल एंट्रीज में जितने भी नाम आते हैं, जो भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो रियल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे नॉमिनल हो, जो भी नाम, जो भी उसमें चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उन सबको लेकर हम उनके नामों से अकाउंट बनाते हैं। हर एक नाम से अलग अलग अकाउंट ओपन किया जाता है लेजर में। लेजर में जो अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं हम उन्हें लेजर अकाउंट्स कहते हैं। और लेजर में पोस्टिंग करना, पहले एंट्री पास करी, एंट्री से पहले आइडेंटिफाई करा कि क्या वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। अगर ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो हमने अगले स्टेप में उसकी जर्नल एंट्री पास करी, और जर्नल एंट्री पास करने के बाद हमने उनकी पोस्टिंग करी लेजर अकाउंट्स में।
तो लेजर में जो पोस्टिंग होती है ये भी पूरे साल चलती है, ये भी कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। तो बच्चों एंट्रीज पूरे साल पास होती हैं, लेजर पूरे साल बनते हैं, तो ये दोनों कंटिन्यूइंग प्रोसेस हैं। इसके बाद लेजर अकाउंट से जो बैलेंसेस आते हैं, लेजर में जो अकाउंट बने उन अकाउंट को क्लोज कर 31 मार्च को उन अकाउंट के जो बैलेंसेस होंगे उन बैलेंसेस को दिखाया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। और जो ट्रायल बैलेंस है वो कंटिन्यूइंग प्रोसेस नहीं है, क्योंकि लेजर अकाउंट साल में एक बार क्लोज होते हैं नॉर्मली 31 मार्च को, साल के आखिरी दिन। और साल के आखिर में जब लेजर अकाउंट्स क्लोज होंगे तो उनके जो बैलेंसेस हैं उनको हम शो करेंगे ट्रायल बैलेंस में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अकाउंट्स साल के आखिर में क्लोज होंगे तो ट्रायल बैलेंस भी साल के आखिर में बनेगा, यानी कि 31 मार्च को। तो बच्चों ट्रायल बैलेंस तो पूरे साल नहीं बना, ट्रायल बैलेंस तो साल के आखिर में बना, तो ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस नहीं है। ट्रायल बैलेंस का बनना एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर बनता है। और इसके बनने के बाद जो ट्रायल बैलेंस साल के आखिरी दिन बनता है, इसके बनने के बाद कंपनी के बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो फाइनल अकाउंट क्या हुआ? फाइनल अकाउंट हुआ एंडिंग प्रोसेस, क्योंकि साल के आखिर में बनेंगे ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। तो बच्चों फाइनल अकाउंट भी एंडिंग प्रोसेस है, और बेसिकली जो फाइनल अकाउंट है वो आपके पूरे साल किए गए बिजनेस का आउटकम है, रिजल्ट है। हम पूरे साल भागते रहे, पूरे साल बिजनेस करते रहे और कभी थकान नहीं हुई, कभी भूख नहीं लगी, सुबह और शाम में हमें डिफरेंस समझ नहीं आया। बाहर निकले अपने बिजनेस से तो देखा अंधेरा, तब पता चला कि रात हो गई। टिफिन उठाया तो भारी, पता चला खाना नहीं खाया, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व था। हमारी कोशिश थी कि हर साल हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करें, प्रॉफिट मैक्सिमम और बढ़े और बढ़े और मैक्सिमम हो, मैक्सिमम और मैक्सिमम की कोई परिभाषा नहीं है। मैक्सिमम क्या होता है? कितना भी हो, फिर कहते नहीं और बढ़ जाए। तो बिजनेस पर्सन रात दिन प्रॉफिट के लिए काम करता है, और वो जब प्रॉफिट के लिए काम करता है तो उसको एक ऐसी फोर्स, यानी कि प्रॉफिट, उसको धकेलती है कि वो दिन रात कड़ी मेहनत करे। और कड़ी मेहनत करने के बाद जब वो पूरे साल कड़ी मेहनत करता है तो वो जानना चाहता है कि साल के आखिर में, इतने पूरे साल कड़ी मेहनत करने के बाद साल के आखिर में उसको क्या मिला, उसको प्रॉफिट कितना हुआ। और जो हुआ, जो उसने एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट सोचा था उससे कम हुआ कि ज्यादा हुआ? क्या उसने जो अपने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे कि वो कितना कमाना चाहता है इस साल, क्या वो उतना कमा पाया? और अगर उसको लगता है कि हाँ उसने ज्यादा कमाया तो अगले साल और मेहनत करता है ताकि और ज्यादा कमाए। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि पूरे साल बिजनेस पर्सन, जो बिजनेसमैन दौड़ता रहा, पागलों की तरह बिजनेस करता रहा, दिन रात उसने कड़ी मेहनत करी, उसका रिजल्ट उसे पता चलेगा उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसके फाइनल अकाउंट से, जो बनेंगे ट्रायल बैलेंस से, जो कि आपको इस चैप्टर में बनाने हैं। देखो अपने प्रॉफिट को जानने के लिए वो बनाएगा दो फॉर्मेट्स। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें वो दिखाएगा अपने ओपनिंग स्टॉक, अपनी परचेजेस, अपनी सेल्स और अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उस अकाउंट से वो कैलकुलेट करेगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो दिखाएगा अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वहां से कैलकुलेट करेगा अपना नेट प्रॉफिट। बच्चों पूरे साल बिजनेस करा, पूरे साल संघर्ष करा, पूरे साल कड़ी मेहनत करी, और उसके बाद जब पूरे साल कड़ी मेहनत करने के बाद जब साल के आखिर में फाइनल अकाउंट बने, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना, तो ट्रेडिंग और पीएनएल से जब पता चला उसका प्रॉफिट और लॉस कितना है, तो बच्चों ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, जिससे हम प्रॉफिट पता लगाते हैं, इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस स्टेटमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट। देखो किसी भी बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है, बेसिकली वो उस बिजनेस की परफॉर्मेंस होती है। पूरे साल जो कड़ी मेहनत करी वही तो परफॉर्मेंस थी। तो बिजनेसमैन पूरे साल परफॉर्म करता है, और पूरे साल की परफॉर्मेंस से जो उसको रिजल्ट मिलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के रूप में, तो वो कहां से मिलता है? वो मिलता है ट्रेडिंग और पीएनएल से। तो बेटा ये जो ट्रेडिंग और पीएनएल है, बेसिकली उस बिजनेसमैन के परफॉर्मेंस स्टेटमेंट है। बुक्स में इसका नाम, जैसे मैंने अभी आपको बोला, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये बिजनेसमैन की परफॉर्मेंस है। अब इस परफॉर्मेंस से उसने क्या जनरेट करा, और साल के आखिर में वो कितनी एसेट्स का मालिक और कितनी उसकी लायबिलिटीज हैं, उसकी आज समाज में, बिजनेस कॉर्पोरेट जगत में उसकी आज पोजीशन क्या है, ये पता चलेगा नेक्स्ट फॉर्मेट बैलेंस शीट से। इस चैप्टर में जो आप ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाएंगे उसको हम कंबाइन करके बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट।
क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जो हम सबसे पहले बनाते हैं वो अपने आप में अधूरा है, वो बिजनेसमैन का नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट तो उसको और अगले फॉर्मेट से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट और बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों का अगर आप मिला दोगे तो मिलकर ये कहलाता है इनकम स्टेटमेंट और परफॉर्मेंस स्टेटमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। उसके बाद जो तीसरा फॉर्मेट है बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट से पता चलता है इस बिजनेसमैन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बच्चों बैलेंस शीट को हम कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। देखो बैलेंस शीट से हमें दो बातें पता चलती हैं। अगर बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाए, एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल आनी चाहिए, तो जब वो इक्वल आती हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमसे कोई अर्थमेटिकल मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं हुई, हमारी जो बैलेंस शीट में जो फिगर्स हैं वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं। और दूसरा जो इसका नाम है पोजीशन स्टेटमेंट, बेसिकली जिस बैलेंस शीट का टोटल जितना ज्यादा होगा उसकी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन उतनी बेटर होगी। मोर टोटल बेटर पोजीशन, लेस टोटल वीक पोजीशन। अगर बैलेंस शीट का टोटल कम है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, अगर बैलेंस शीट का टोटल ज्यादा है तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। क्योंकि अगर मान लीजिए बिजनेस में बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, इक्विपमेंट की वर्थ काफी ज्यादा है, बिल्डिंग लैक्स में, करोड़ों में है, सभी एसेट्स महंगी महंगी एसेट्स हैं, तो ऑब्वियसली फिर जब एसेट साइड स्ट्रांग होगी तो जो लायबिलिटी साइड में कैपिटल होगा वो भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये जो बिजनेस है ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है। और अगर कोई बिजनेस स्मॉल स्केल पर होगा, छोटा बिजनेस होगा, एक छोटी सी दुकान होगी और थोड़ी बहुत एसेट्स होंगी जिनकी वर्थ कम होगी, तो जब ऐसा बिजनेस अपनी बैलेंस शीट बनाएगा ऑब्वियसली उसका टोटल कम आएगा। जब टोटल कम आएगा उससे ये समझ आ जाएगा कि जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो वीक है क्योंकि जो टोटल है वो लेस है। तो बच्चों इस तरह से हम इस चैप्टर में एक प्रोप्राइटर का जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा है, हम ये पता लगाएंगे कि इसका जो प्रॉफिट है वो इस साल कितना रहा और जो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। अभी मैं जब आपको बता रहा था कि ये जो फाइनल अकाउंट्स हैं ये एंडिंग प्रोसेस है, ट्रायल बैलेंस साल के आखिर में बना और फाइनल अकाउंट साल के आखिर में बने, क्योंकि यहां पर अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया और पूरे साल का लेखा जोखा सामने आ गया। इसी को इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में कहा डेस्टिनेशन, कि फाइनल अकाउंट इज द फाइनल डेस्टिनेशन। क्योंकि जब पूरे साल आपने एंट्रीज पास करी, पूरे साल लेजर बनाए, सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करी, उनसे लेजर बनाए, पूरे साल आपका अकाउंटेंट दिन रात आपके अकाउंट्स मेंटेन करता रहा, कहीं तो जाके रुकेंगे? रुकिए ना, बन तो गए फाइनल अकाउंट, रुक जाइए। पूरे साल एंट्रीज पास करी, पूरे साल लेजर बनाए, सब्सिडियरी बुक्स बनाई, उनके लेजर बनाए, पूरे साल लिखते रहे, किताबें लिख लिख के भर दी। दिन गुजरते गए, महीने गुजरे, साल गुजरा, साल के आखिर में सभी अकाउंट्स क्लोज करे, बैलेंसेस निकाले, उनको ट्रायल बैलेंस में शो करा, ट्रायल बैलेंस को इक्वल करा, उसकी दोनों साइड्स इक्वल हो गई, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। और जब ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो जो बातें नॉलेज में आने से रह गई थी उनको एडजस्टमेंट्स में लिखा। फिर ट्रायल बैलेंस को और एडजस्टमेंट्स, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स की मदद से, दोनों को कंबाइन करके दोनों की मदद से बिजनेसमैन ने अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करा। और जब फाइनल अकाउंट्स उसके बन गए तो इसे मालूम चल गया कि जो पूरे साल उसने मेहनत करी उसका परिणाम क्या निकला, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या निकला, उसने कितना कमाया, उसका प्रॉफिट कितना है और आज उसकी समाज में उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और यहां पर जाकर इस साल का एंड हुआ। तो ये अगर मान लीजिए आपको किसी रेस में दौड़ना है और आपको मालूम है कि भाई वहां पर एक फ्लैग लगा हुआ है, एक झंडा लगा हुआ है, उसको जो पहले छू लेगा या जो इस लाइन को पहले पार कर जाएगा वो जीतेगा। तो जो लाइन है जिसको आपको क्रॉस करना है या जिसको टच करना है वो फाइनल डेस्टिनी है, बस वहीं तक पहुंचना है। तो बिजनेसमैन 1 अप्रैल से जो बिजनेस करता है और अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो अकाउंट्स को मेंटेन करने का जो उसका मकसद है वो है कि वो पूरे साल चीजों को प्रॉपरली रिकॉर्ड करे ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन बच ना जाए, वो सबको प्रॉपरली रिकॉर्ड करके, क्योंकि उसकी जो फाइनल डेस्टिनी है वो उसके फाइनल अकाउंट हैं जिनसे वो पता लगाएगा कि क्या प्रॉफिट, क्या लॉस और क्या पोजीशन। तो वो अपने फाइनल डेस्टिनी तक जाने के लिए इस पूरे सफर को तय करता है और पूरे साल अकाउंट्स मेंटेन करते 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 एक एक स्टेप लेते लेते साल के आखिर में ट्रायल बैलेंस के बाद वो अपने फाइनल अकाउंट बनाता है। और जो फाइनल अकाउंट है यहां पर अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड हो जाता है, इसलिए ये फाइनल डेस्टिनेशन है। इसलिए इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में इसको फाइनल डेस्टिनेशन कहा।
तो देखो बच्चों, यहां पर जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, बच्चों जो मैं भी आपको ओरली बता रहा था, एक बार उसको फिर देख लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसका पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस है। देखिएगा, सबसे पहले हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम इन ट्रांजैक्शंस को लेकर जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज, और बच्चों जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद हम इनकी पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट्स में। और लेजर अकाउंट्स में जो बैलेंसेस आएंगे, सभी अकाउंट्स में अलग अलग बैलेंसेस, उन बैलेंसेस को हम साल के आखिर में पोस्ट करते हैं, शो करते हैं ट्रायल बैलेंस में। बच्चों ट्रायल बैलेंस मैंने अभी आपसे कहा था एंडिंग प्रोसेस है। इस ट्रायल बैलेंस से बनते हैं बिजनेसमैन के फाइनल अकाउंट, बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट्स में क्या बनेगा? 3 फॉर्मेट्स। पहला बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट, ये एक टी शेप फॉर्मेट है। डेबिट साइड में आएंगे एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट साइड में आएंगी पूरे साल की इनकम्स और गेन्स, क्योंकि इसका नेचर नॉमिनल है। सेकंड बच्चों, सेकंड फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी टी शेप अकाउंट है। और तीसरा और आखिरी फॉर्मेट बैलेंस शीट, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड पे एसेट्स। बच्चों ये जो लास्ट फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, इसकी दोनों साइड इक्वल आएंगी। इसका मतलब आपने जो पोस्टिंग करी है, जो डेबिट क्रेडिट, उसको इक्वलिटी लेकर चले आप, और कोई अर्थमेटिकल आपसे मिस्टेक नहीं हुई। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, जिसमें आपने इस इंट्रोडक्शन का एक जल्दी से एक रिकैप कि आप इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, और ये बिजनेसमैन का बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एंडिंग यानी कि लास्ट प्रोसेस है, और ये डेस्टिनेशन है जहां पर जाकर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बच्चों क्लोज हो जाएंगी। इसके बाद देखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपसे कहा कि देखो भाई, बिजनेसमैन के बिजनेस करने की जो परफॉर्मेंस रही, जब बिजनेसमैन पूरे साल बिजनेस करता रहा और उसने कड़ी मेहनत करी, कड़ा संघर्ष करा, और पूरे साल बिजनेस करते करते जब उसने अपने बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और पूरे साल उसने डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो करा, जो डबल एंट्री बुक कीपिंग के नियम हैं उनको फॉलो करते हुए, डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो करते हुए उसने पूरे साल अपनी सभी जो लेखांकन किताबें थीं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थीं, उनको प्रॉपरली मेंटेन करा, और साल के आखिर में उसने अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करा, जिसमें उसने ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाई, जिसमें से हम ट्रेडिंग और पीएनएल को बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि इससे हमारी इनकम का पता चलता है, हमारी परफॉर्मेंस का पता चलता है। देखिएगा इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी मटेरियल में इसको कैसे डिफाइन करा। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स, दिखाता है, क्या दिखाता है ये? द आउटकम, आउटकम कहते हैं बच्चों रिजल्ट को। आउटकम से हमारा मतलब है रिजल्ट, परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। आउटकम किसका आउटकम बच्चों? बिजनेस एक्टिविटीज का। पूरे साल जो बिजनेसमैन ने बिजनेस एक्टिविटीज करी, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट क्या निकला, वो रिजल्ट किस फॉर्म में होगा? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट मींस प्रॉफिट, लॉस मींस नेगेटिव प्रॉफिट। तो बच्चों जो बिजनेस का आउटकम है, जो बिजनेस एक्टिविटीज का आउटकम है, वो पता चलता है ट्रेडिंग और पीएनएल बनाकर, यानी कि इनकम स्टेटमेंट को बनाकर। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड से मतलब होता है 1 ईयर। देखो बच्चों, अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंट्स में बी क्लोज्ड वीकली, अकाउंट्स में बी क्लोज्ड फोर्टनाइटली, मंथली,
क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, बट नॉट मोर देन ईयरली। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए ओपन नहीं रख सकते। आपको 1 साल में एक बार, एटलीस्ट एक बार, कम से कम एक बार अकाउंट्स क्लोज करने होंगे और अपने आउटकम को, अपने रिजल्ट को जानना होगा अपनी फाइनल अकाउंट बनाकर। तो बच्चों, ड्यू अकाउंटिंग पीरियड से मतलब है यहां पर हमारा 1 साल। इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो रिजल्ट, वो जो आउटकम है वो किस फॉर्म में हमारे सामने आता है? प्रॉफिट और लॉस की फॉर्म में। तो बच्चों, वो स्टेटमेंट, वो अकाउंट जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज यानी कि हमारी जो परफॉर्मेंस है उसके आउटकम को प्रॉफिट और लॉस की फॉर्म में दिखाए, उसे प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। इसके बाद देखिएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड से फिर हमारा वही मतलब है करंट पीरियड और करंट अकाउंटिंग ईयर, कि साल के आखिर में, जब पूरे साल हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करके साल के आखिर में अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं और उसमें ट्रेडिंग पीएनएल बनाने के बाद जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के टोटल से हमको हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है जो उस दिन है जिस दिन इसको हमने प्रिपेयर करा। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल के लिए होता है और बैलेंस शीट एक दिन के लिए होती है जिस दिन वो बनी है। ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल की परफॉर्मेंस दिखाता है और बैलेंस शीट उस एक दिन की पोजीशन दिखाती है जिस दिन वो बनी है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे हम लिखते हैं फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए, एंडिंग ऑन, जो खत्म हो रहा है उस दिन जिस दिन वो बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। क्या मतलब हुआ कि वो साल जो 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है, तो शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 18। तो वो साल जो 1 अप्रैल 18 को शुरू हुआ और 31 मार्च 19 को खत्म हुआ, उस पूरे साल का परफॉर्मेंस है ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल के नीचे हम लिखते हैं फॉर द ईयर, कि ये पूरे साल की परफॉर्मेंस को दिखा रहा है। और बैलेंस शीट के नीचे हम क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, कि ये बैलेंस शीट है, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है जो किस दिन की है? 31 मार्च 2019 की, आज की 31 मार्च 2019 की ये हमारी पोजीशन है। तो बैलेंस शीट एक दिन, जिस दिन बनती है उस दिन तक की, उस दिन की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है और ट्रेडिंग पीएनएल उस साल जिस दिन वो बन रहा है उससे ठीक पिछले 12 महीने से लेकर अब तक के हमारी बिजनेस एक्टिविटीज के आउटकम को शो करता है। राइट? तो ये था हमारा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल किसका? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का। चलिए इसके बाद देखिएगा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। मैंने आपको बताया था कि देखिएगा ये जो थर्ड स्टडी नोट आप पढ़ रहे हैं, स्टडी नोट नंबर 3, फाइनल अकाउंट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कह सकते हैं कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, जिसमें आपको महारत करनी है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट पर। और जैसे कि आपको बार बार आपसे डिस्कस हो रहा है और आप अच्छे से जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, एडजस्टमेंट दे रखी होंगी और ये तीनों आपको बना के दिखाने होंगे। और बच्चों, ट्रायल बैलेंस में 2 कॉलम होंगे, एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम। ट्रायल बैलेंस के अंदर 15, 20, 25, 30 इंफॉर्मेशन होंगी, नाम होंगे, लेजर के नाम होंगे और इनका जो बैलेंस होगा वो या तो डेबिट कॉलम में होगा या क्रेडिट कॉलम में होगा। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी होंगी। बस इतनी सी बात आपको अच्छे से समझनी है कि जो इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर हैं उनका सिंगल इफेक्ट होगा और जो नीचे एडजस्टमेंट से बच्चों उनका डबल इफेक्ट होगा। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर की इंफॉर्मेशन का सिंगल इफेक्ट और एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट। और एक बात तो ये हो गई। अब जरा थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा इसको वर्बली ओरली सुनिएगा, उसके बाद इसको हम लिखकर भी समझेंगे। तो पहली बात, 3 से 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन 3-4 बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। अब फिर मैं कह रहा हूं इसको हम लिख कर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं क्योंकि अकाउंट्स के बारे में आपको 11वीं क्लास से मालूम है, आपके क्लास 11th के टीचर ने आपको बताया होगा कि अकाउंट्स नॉट बाय प्रैक्टिस, इट इज ऑलवेज बाय कॉन्सेप्ट्स। अकाउंट्स बाय कॉन्सेप्ट्स
अकाउंट्स कॉन्सेप्ट से आता है। कॉन्सेप्ट आपके जितने ज्यादा क्लियर होंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। अगर किसी बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लियर नहीं है, वीक हैं उसके कॉन्सेप्ट्स, उसको बहुत अच्छे से वो चैप्टर क्लियर नहीं है, लेकिन वो उस चैप्टर के 100 क्वेश्चन अपने हाथ से अपने रजिस्टर में कर चुका है, तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम का क्वेश्चन कर ले। क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन में अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें वो वीक था या उसको वो क्लियर नहीं था, तो वो उसको ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा एग्जाम के क्वेश्चन में। लेकिन बच्चों इसके विपरीत अगर आप देखें, इसका उल्टा अगर आप देखें कि किसी बच्चे को किसी एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, उसको मालूम है कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसे चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे क्लियर हैं, सब उसके टिप्स पर है, अच्छे से उसको समझ आ चुके हैं। अगर वो 1 या 2 क्वेश्चन भी करके चला गया और एग्जाम में अपेयर हुआ और वहां पर उस टॉपिक का अगर क्वेश्चन आ गया 10 या 15 नंबर का उसके सामने, पूरा सही कर देगा। उसे फॉर्मेट्स पता होने चाहिए कैसे बनते हैं और कॉन्सेप्ट से क्लियर होने चाहिए, फिर वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एकदम सही दे देगा। तो अकाउंट्स बच्चों सारा खेल है, अकाउंट्स खेल है कॉन्सेप्ट्स का। तो आप पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अकाउंट्स में प्रैक्टिस मत करिए, मैंने एक बार भी आपको प्रैक्टिस के लिए मना नहीं करा, बस मैंने ये कहा कि अकाउंट्स कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है। तो आप पहले अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स को समझिए, क्लियर करिए, उन्हें उन पर परफेक्शन लेकर आइए, उन्हें अच्छे से अपनी ग्रिप में करिए। जब उस किसी भी एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं, तब जम के प्रैक्टिस करिए। कौन मना कर रहा है प्रैक्टिस के लिए? लेकिन फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेप्ट्स, सेकंड स्टेप इज प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की भरमार है। इंस्टीट्यूट ने आपको इतने सारे क्वेश्चन दे दिए, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करिए, फिर आप एग्जाम्स पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कीजिए, और फिर आप जो वेबसाइट पर इंस्टीट्यूट ने वर्कबुक अपलोड करी है, जो वर्कबुक आपको दी है, उस वर्कबुक के क्वेश्चंस कीजिए। इसी को करते करते एग्जाम नजदीक आ जाएगा, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो कुछ भी और बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है। चलिए बच्चों, मैं अब आपको बता रहा था कि जो अगला हमारा है टॉपिक, वो है उन एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दे रखी होंगी। लेकिन अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं 3-4 बातें आपसे ओरली डिस्कस करना चाहता हूं। चलिए, पहली बात, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी उनका सिंगल इफेक्ट होगा। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में अगर एक बार आपने उनको पोस्ट कर दिया तो दोबारा कहीं और नहीं जाएंगी। सुनिएगा, ट्रायल बैलेंस में जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर उनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी एक अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट में चला गया तो वो किसी और अकाउंट में नहीं जाएगा। ट्रायल बैलेंस का कोई भी अमाउंट अगर पीएनएल में गया तो ट्रेडिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, अगर बैलेंस शीट में जाएगा तो ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं जाएगा। मैं आपसे यह कह रहा था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी अमाउंट है उनका सिंगल इफेक्ट होगा, उनकी पोस्टिंग एक बार होगी बस। अब देखिएगा, पहले चलिए इस पॉइंट को पूरा करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो अमाउंट है उनका सिंगल इफेक्ट होगा, और जो नीचे, अब सुनिए उसके आगे की बात, जो नीचे एडजस्टमेंट्स हैं वो पहले कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो उनका डबल इफेक्ट होगा। एडजस्टमेंट को तो पहली बार एडजस्ट किया जा रहा है, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग के नियमों का पालन होगा। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी किताबें रखना जिसमें किसी भी एक लेन देन को दोहरा असर, दोहरा इफेक्ट दिया जाए, उसका डबल इफेक्ट दिया जाए, उसकी रिकॉर्डिंग 2 बार हो। लेन देन में लेन की रिकॉर्डिंग अलग, देन की रिकॉर्डिंग अलग। तो क्योंकि हमारे इस सब्जेक्ट का नाम ही डबल एंट्री बुक कीपिंग है, ऐसी किताबें रखना जिनमें हम किसी बात को 2 बार एंटर करते हैं, 2 बार लिखते हैं। तो बच्चों, जो एडजस्टमेंट्स हैं जिनको पहले कभी कोई इफेक्ट नहीं दिया गया, पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली जब आप उसे रिकॉर्ड करेंगे एडजस्टमेंट को, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो करेंगे और उनको डबल इफेक्ट देंगे। और वो जो डबल इफेक्ट होगा, वो दोनों इफेक्ट ना तो डेबिट होंगे ना दोनों क्रेडिट होंगे। एक इफेक्ट डेबिट होगा तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट होगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो ट्रायल बैलेंस, और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, ट्रायल बैलेंस और नीचे एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस में जितनी इंफॉर्मेशन है सिंगल इफेक्ट, नीचे जो एडजस्टमेंट्स है उसके अंदर डबल इफेक्ट। पहली बात मेरी खत्म हो गई। अब मैं अपनी दूसरी बात पर आ रहा हूं। अब दूसरी बात सुनिएगा, वो जो ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा होगा जिसके अंदर बड़ी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी जिनका आप सिंगल इफेक्ट देंगे। अब अगला सवाल ये उठता है कि वो सिंगल इफेक्ट जो होगा वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। यस, दिस इज नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई ये तो समझ आ गया कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अमाउंट है, उनका सिंगल इफेक्ट होगा, ये बात क्लियर है। लेकिन वो सिंगल इफेक्ट क्या होगा? वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? वो क्या होगा? तो बच्चों, वो जो सिंगल इफेक्ट होगा
वो आप कैसे पता लगाएंगे कि उसको डेबिट इफेक्ट देंगे या क्रेडिट इफेक्ट देंगे? वो आप इस तरह से पता लगाएंगे कि आपको ये देखना होगा कि वो ट्रायल बैलेंस के अंदर किस कॉलम में दे रखा है अमाउंट। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसका जो अमाउंट है वो कहां दे रखा है, वो डेबिट कॉलम में दे रखा है या क्रेडिट कॉलम में दे रखा है। ट्रायल बैलेंस के अंदर अमाउंट के दो कॉलम है। ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट आप तभी बनाएंगे जब दोनों कॉलम का अमाउंट इक्वल होगा। ट्रायल बैलेंस जो आपको दे रखा है उसमें अमाउंट के दो कॉलम हैं, एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम। दोनों कॉलम में जो अमाउंट, जब दोनों साइड की कॉलम का अमाउंट टोटल जो है वो इक्वल होगा, जब दोनों साइडें इक्वल होंगी तो ट्रायल बैलेंस आपको ग्रीन सिग्नल देगा कि भाई ग्रीन लाइट है, आगे जा सकते हैं। ट्रायल बैलेंस के दोनों कॉलम का अमाउंट जब सेम होगा तो वो ग्रीन सिग्नल होगा कि जाओ आगे और बनाओ फाइनल अकाउंट। और अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, अगर डेबिट का अमाउंट, डेबिट का जो टोटल है, डेबिट कॉलम का जो टोटल है वो ज्यादा है और क्रेडिट कॉलम का टोटल कम है, मतलब ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड आपकी इक्वल नहीं आ रही, तो रेड सिग्नल है, रेड लाल बत्ती, खड़े रहो। पीछे जा सकते हो, आगे नहीं जा सकते क्योंकि रेड लाइट है, लाल बत्ती जल रही है, अभी आगे मत जाओ क्योंकि तुम्हारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं है। पीछे जाओ और देखो, पता लगाओ ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था कि तुम्हारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आया। क्योंकि अगर तुमने डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो करा है, हर एक ट्रांजैक्शन को डबल इफेक्ट दिया और सही दिया है, तो ट्रायल बैलेंस की जो दोनों साइड्स हैं वो मस्ट बी इक्वल, हर हालत में इक्वल आनी चाहिए। अब मैं ये कह रहा था आपसे कि हम कैसे पता लगाएं कि जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है उनका जो सिंगल इफेक्ट होगा वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो बच्चों बात सुनो, आप ये देखना कि जिस इंफॉर्मेशन का अमाउंट आप ट्रायल बैलेंस से निकाल के ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में लेके जा रहे हो, ये देखना कि वो जो अमाउंट आप ट्रायल बैलेंस से लेकर फाइनल अकाउंट में जा रहे हो, ये देखना कि वो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में दे रखा है या क्रेडिट कॉलम में दे रखा है। अगर आप कोई ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम से अगर अमाउंट उठाते हो तो वो, चाहे, मैं दोबारा बोलता हूं कि ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है, आप ट्रायल बैलेंस में से एक इंफॉर्मेशन का अमाउंट उठा रहे हैं और वो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में दे रखा है। तो सुनो बच्चों, वो जो डेबिट कॉलम से आपने अमाउंट उठाया वो चाहे ट्रेडिंग में अकाउंट में जाए, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट हो, चाहे उसकी पोस्टिंग बैलेंस शीट में हो, वो जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम से आपने अमाउंट उठाया, चाहे वो ट्रेडिंग में जाए, चाहे पीएनएल में जाए, चाहे बैलेंस शीट में जाए, डेबिट इफेक्ट देगा, डेबिट में ही जाएगा। जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में है उनका डेबिट इफेक्ट होगा और जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में है उनका क्रेडिट इफेक्ट होगा। कितना आसान। ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाएंगे, सबसे पहले उसमें दो कॉलम होंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, दो साइडें होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस में दो साइड्स होंगी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में दो साइड्स होंगी, लायबिलिटी मींस क्रेडिट साइड और एसेट्स मींस डेबिट साइड। तो आपको बस ये देखना है कि भाई जो ट्रायल बैलेंस से आपने अमाउंट उठाया, अगर वो डेबिट से उठाया है, आपने डेबिट कॉलम से लिया है अमाउंट, तो वो कहीं पर भी जाए, ट्रेडिंग में जाए, प्रॉफिट एंड लॉस में जाए या बैलेंस शीट में जाए, डेबिट साइड जाएगा, अपना डेबिट इफेक्ट देगा। और जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के आप क्रेडिट साइड से उठाएंगे वो कहीं पर भी जाए, अपना क्रेडिट इफेक्ट देगा। तो डेबिट के अमाउंट डेबिट इफेक्ट देंगे और क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट इफेक्ट देंगे। तो ट्रायल बैलेंस से आपको दो बातें समझ में आ गई कि पहली बात, ट्रायल बैलेंस में जो भी अमाउंट है उनका सिंगल इफेक्ट होगा। दूसरी बात कि वो जो सिंगल इफेक्ट होगा वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो अगर अमाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में है तो डेबिट इफेक्ट होगा, अगर अमाउंट ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट कॉलम में है तो क्रेडिट इफेक्ट होगा। तो दो बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी बात इसको लेकर, और एडजस्टमेंट को तो मैं फिर कह रहा हूं कि एडजस्टमेंट्स का तो डबल इफेक्ट होगा, एक डेबिट इफेक्ट होगा और दूसरा क्रेडिट इफेक्ट होगा। अगर आपने ईमानदारी से अच्छे से अगर डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट दे दिए तो एडजस्टमेंट्स को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तीसरी बात, हम जैसे मैं भी आपसे कह रहा था कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा फिर पीएनएल अकाउंट बनेगा। एक बात और बताऊं आपको, ये दो तीन बातें हैं, उसके बाद हम इनको लिखकर भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसको ओरली डिस्कस करके छोड़ देंगे। बस मैं तो ये कह रहा था कि अकाउंट्स क्योंकि कॉन्सेप्ट्स का खेल है, तो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो तो आपके टिप्स पर होने चाहिए। अकाउंट्स, आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, आप सीएमए कर रहे हैं, तो अकाउंट्स आपका मेन सब्जेक्ट है और ये आपकी वेन्स में होना चाहिए, आपके ब्लड के साथ। इसलिए जरूरी है कि अकाउंट्स हमें लिखने से पहले सुन के हमें समझ आ जाए, ताकि जब हम उसे लिख कर करें तो हमें पहले से पता हो कि हम लिख क्या रहे हैं। देखो बच्चों,
अब मैं इसमें आगे आपको ये बताना चाहता था कि जो आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसमें आपके 3 फॉर्मेट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सुनो दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट और लॉस, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। बैलेंस शीट से टोटल इक्वल आएगा फाइनेंशियल पोजीशन। 1 मिनट के लिए बैलेंस शीट को अलग करो। बात करते हैं सिर्फ पहले 2 फॉर्मेट्स की, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनके बारे में सुनो आप। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट और लॉस को शो करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रॉफिट और लॉस को शो करेगा। एक नियम सुनो, नियम, अकाउंट्स का नियम। अकाउंट्स में 11वीं क्लास से लेकर सीएमए फाइनल तक, 11th क्लास से सीएमए फाइनल तक, 11वीं से फाइनल तक, अगर आप किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को, अकाउंट्स में किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आप कोई भी ऐसा लेजर अकाउंट बनाते हो, कोई भी ऐसा अकाउंट बनाते हो, कोई भी ऐसा फॉर्मेट बनाते हो जिसको बनाने का मकसद प्रॉफिट या लॉस जानना हो, बच्चों देखना वो हमेशा नॉमिनल नेचर का होगा। मैं इसको रिपीट कर देता हूं। अगर आप अकाउंट्स सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक के किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं जिसका एंड प्रॉफिट या लॉस की फिगर पर हो, जिस फॉर्मेट को बनाने का पर्पस, उद्देश्य फायदा नुकसान जानना हो, प्रॉफिट और लॉस को जानना हो, वो फॉर्मेट हमेशा, वो अकाउंट हमेशा नॉमिनल नेचर का होगा। क्योंकि बच्चों प्रॉफिट और लॉस खुद नॉमिनल होते हैं, इसलिए उनको जो अकाउंट शो करेगा वो भी नॉमिनल नेचर का होगा। आप देखिए, जो ट्रेडिंग अकाउंट आप बना रहे हैं उसको क्यों बना रहे हैं? प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। तो क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का पर्पस प्रॉफिट या लॉस जानना है, तो इसका नेचर नॉमिनल होगा। और जब ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर नॉमिनल है तो रूल भी नॉमिनल का लगेगा। और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सभी एक्सपेंसेस, सभी लॉसेस डेबिट में आएंगे और सभी इनकम, सभी गेन्स क्रेडिट में आएंगे। सेम रूल लगेगा सेकंड फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। बच्चों, वो जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसको बनाने का पर्पस भी तो प्रॉफिट और लॉस को जानना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिलेगा? प्रॉफिट और लॉस। और कोई भी अकाउंट, मैंने आपको बताया कि कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट या लॉस को निकाल कर दे, कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट या लॉस को शो करे, उसका नेचर नॉमिनल होता है। तो बच्चों, यहां जो 2 फॉर्मेट से, पहले ट्रेडिंग और दूसरा पीएनएल, दोनों को बनाने का मकसद प्रॉफिट और लॉस को जानना है, इसलिए दोनों का नेचर नॉमिनल है। जब दोनों फॉर्मेट्स का नेचर नॉमिनल है तो दोनों पर नॉमिनल का रूल लगेगा और नॉमिनल के रूल के अनुसार दोनों के डेबिट में आएंगे एक्सपेंसेस और दोनों की क्रेडिट में आएंगी इनकम्स। प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा? पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। अच्छा, एक बात और, ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि एंडिंग प्रोसेस है, साल के आखिरी दिन बनता है, तो इसमें डेट का कॉलम नहीं होगा। एंडिंग प्रोसेस में डेट का कॉलम क्यों होगा? वो तो एक ही दिन बन रहा है ना, तो क्या उसमें बार बार डेट में लिखेंगे 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च? बार बार लिखने से अच्छा एक बार ऊपर लिख दो 31 मार्च। ऐसे ही तो होता है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट याद करिए 11वीं क्लास का। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। एक ही बार डेट डाली, रीजन क्योंकि सब कुछ एक ही दिन में हुआ, तो ये तो एंडिंग प्रोसेस है, एक ही दिन में बनेगा पूरा ट्रेडिंग पीएनएल, तो बार बार डेट डालकर क्या फायदा? तो नॉर्मली एंडिंग प्रोसेस में डेट का कॉलम नहीं होता। तो बच्चों, जो ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया तो उसके 2 कॉलम हैं, डेबिट में 2 कॉलम, क्रेडिट में पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेबिट साइड में क्या आएंगे? एक्सपेंसेस, क्योंकि नॉमिनल नेचर है। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? इनकम, क्योंकि नॉमिनल नेचर है। जब ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बन जाएगा, आप इसको क्लोज करेंगे, दोनों साइड्स इक्वल नहीं आएंगी क्योंकि इससे डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस ही तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होगा। एज्यूम करिए कि ट्रेडिंग अकाउंट को जब आपने पूरा बना के बंद करा तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट में डिफरेंस आ रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब इनकम साइड ज्यादा है। डेबिट का टोटल कम है तो एक्सपेंस कम है। इनकम ज्यादा, एक्सपेंस कम, तो क्रेडिट साइड ज्यादा तो इनकम ज्यादा। डेबिट साइड शॉर्ट यानी कि एक्सपेंस कम, तो डिफरेंस दोनों साइडों को इक्वल करने के लिए डिफरेंस कहां पर आएगा? डेबिट साइड में, और वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा क्योंकि इनकम एक्सेस है
और जो एक्सपेंस है वो लेसर है, वो कम है। इनकम एक्सपेंस से जितना ज्यादा होगी वो डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इसका उल्टा, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है यानी कि एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम साइड क्रेडिट साइड का टोटल कम है यानी कि इनकम कम है। एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा और उसका नाम होगा ग्रॉस लॉस, राइट। और यही ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस नीचे फिर उसके बाद ट्रांसफर होगा सेकंड फॉर्मेट में जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्योंकि ये फॉर्मेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल कर देगा तो बच्चों इसका नेचर होगा नॉमिनल और इससे आप प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे, राइट। चलिए तो अब एडजस्टमेंट्स पर आते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने भी आपको समझाया एक बार लिख कर भी आपको इसका प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, देखिएगा प्लीज। देखिए बच्चों, जब ट्रायल बैलेंस मैं भी आपको बता रहा था कि हम इसको लिखकर समझेंगे, तो जब हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा होता है तो ट्रायल बैलेंस जब आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां जरूरी नहीं कि जिस फॉर्मेट में मैंने बनाया उसी फॉर्मेट में दे रखा हो ट्रायल बैलेंस के नाम पर वो आपको एक बीच में लाइन ड्रॉ करके देंगे, राइट और लेफ्ट में इंफॉर्मेशन और उनके अमाउंट होंगे। क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो प्रॉपर फॉर्मेट हो, ये जरूरी नहीं। बस आपको ये बता देंगे कि देखिए भाई ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है, बस ये ट्रायल बैलेंस है, चलिए पोस्टिंग करिए। मैंने एक फॉर्मेट आपको बना के दिखाया कि ट्रायल बैलेंस आपको जो रखा होगा उसमें पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर से हमारा मतलब है नेम ऑफ अकाउंट्स, यहां पे अकाउंट्स के लेजर अकाउंट्स के नाम आएंगे। उसके बाद एक रफ फॉर्मेट ऐसी बना के खाली आपको समझाने के लिए, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम। डेबिट कॉलम में वो अमाउंट होंगे जिन लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट कॉलम में उन लेजर अकाउंट्स के उन लेजर के अमाउंट होंगे जिनका क्रेडिट बैलेंस होगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए ये कोई इंफॉर्मेशन है, उसका अमाउंट डेबिट में है, फिर अगली इंफॉर्मेशन का अमाउंट भी डेबिट में है, उसके बाद इंफॉर्मेशन का अमाउंट क्रेडिट में है, फिर अगले का क्रेडिट, फिर अगले का क्रेडिट, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन का डेबिट। इस तरह से कोई अकाउंट का बैलेंस डेबिट कॉलम में होगा तो किसी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट कॉलम में होगा, लेकिन फाइनली क्या होगा, जो नीचे टोटल होगा वो इक्वल होगा। जो टोटल आएगा नीचे वो इक्वल होगा, क्योंकि अगर टोटल इक्वल नहीं हुआ तो आप फाइनल अकाउंट नहीं बना पाएंगे। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जरूरी है कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स का जो दोनों कॉलम का जो अमाउंट है वो इक्वल हो। इसके बाद बच्चों जो हम ये स्टडी नोट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, मैं आपको फिर बता दूं कि स्टडी नोट नंबर 3 जिसका नाम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको समझाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारा मतलब फाइनल अकाउंट से है और ऑर्गेनाइजेशन से हमारा मतलब सोल प्रोवाइडरशिप फर्म से है। एक बात आपको यहां पर और बतानी है कि जो आपका स्टडी नोट नंबर 3 है ये किन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स में डील करता है? ये डील करता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। एक बिजनेस का एक अकेला व्यक्ति ओनर है, मालिक है, एक सिंगल पर्सन जिस बिजनेस का अकेला तन्हा मालिक है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। लेकिन वो बिजनेस भी दो तरह का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा नॉन मैन्युफैक्चरिंग। जो स्टडी नोट नंबर 3 आप पढ़ रहे हैं बच्चों अपने सिलेबस का, उसमें 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का नहीं है। इसका मतलब साधारण सा यह हुआ कि आपके सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। स्टडी नोट नंबर 3 डील करता है सिर्फ और सिर्फ नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में। इसका मतलब ट्रेडिंग बिजनेस में। तो आपको स्टडी नोट नंबर 3 में जो फाइनल अकाउंट बनाने हैं वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के नहीं बनाने, बल्कि आपको ट्रेडिंग बिजनेस के बनाने हैं, यानी कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के आपको अकाउंट्स बनाने हैं, यानी कि ट्रेडिंग बिजनेसेस, राइट। देखिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, उसमें दो तरह का बिजनेस है, पहला मैन्युफैक्चरिंग जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, दूसरा ट्रेडिंग बिजनेस और ये आपके सिलेबस में है। तो आपको स्टडी नोट नंबर 3 में फाइनल अकाउंट बनाने हैं बच्चों सिर्फ और सिर्फ नॉन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ट्रेडिंग बिजनेस के। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है कि जिस फॉर्म में माल परचेस करा उसी फॉर्म में आगे बेच दिया। बच्चों ट्रेडिंग बिजनेस में हम प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, होलसेल मार्केट से सामान लाते हैं, शॉप में रख के रिटेल में बेचते हैं।
या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से माल परचेस करते हैं और अपनी शॉप में रखकर होलसेल मार्केट में होलसेल में रिटेलर्स को बेचते हैं। हमने जिस फॉर्म में गुड्स को परचेस करा उसी फॉर्म में बेच दिया, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस से उसको पास नहीं करा। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। हम मात्र ट्रेडिंग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, माल को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके। और प्रॉफिट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने कस्टमर को माल दिया, उसकी पहुंच में पहुंचकर, उसकी रीच में जाकर उस तक माल पहुंचाया। हमने एक मार्केट से दूसरी मार्केट में, एक दूसरी जगह से एक अलग जगह पे माल लेकर आए और वहां जो कस्टमर थे जिनके लिए वो जगह अप्रोचेबल थी, उनके नजदीक में जाके उनको माल दे दिया। तो हमने बच्चों उस माल में प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर दी। तो ये जो चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ डील करता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ट्रेडिंग बिजनेस में। इसका मतलब ये हुआ, जो मैं बड़ी देर से आपको समझा रहा था, कि 3 ही फॉर्मेट्स बनेंगे, क्योंकि अगर हमारा चैप्टर डील करता मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में तो फिर 4 फॉर्मेट्स बनते। एक फॉर्मेट सबसे पहले बनता और वो होता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को कट कर दिया। हमारे सिलेबस में सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस यानी कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब देखो, जो 3 फॉर्मेट्स बनेंगे बच्चों, उनमें पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बच्चों तीसरा बैलेंस शीट। अब यहां पर एक बात बड़ी समझने की है, वो क्या कि जो ट्रायल बैलेंस मैं आपको दिखा रहा हूं इसके अंदर, ट्रायल बैलेंस में बच्चों ये जो पर्टिकुलर्स है जिसमें अकाउंट्स के नाम लिखे हुए होंगे और उनका अमाउंट उनके सामने लिखा हुआ होगा, या तो डेबिट कॉलम में या फिर क्रेडिट कॉलम में। और जो अमाउंट डेबिट कॉलम में है वो चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में जाए, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए बच्चों, चाहे उसकी पोस्टिंग बैलेंस शीट में हो, डेबिट साइड में ही होगी, या ये कहिए कि डेबिट इफेक्ट ही होगा। और जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में है वो कहीं पर भी जाए उनका इफेक्ट क्रेडिट होगा। डेबिट का इफेक्ट डेबिट होगा, क्रेडिट का इफेक्ट क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल लेके समझाता हूं कि मान लीजिए आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है रेंट। इसे देखिएगा बच्चों, ट्रायल बैलेंस में रेंट दे रखा है। रेंट का अमाउंट डेबिट कॉलम में दे रखा है 5000। या फिर एज्यूम करिए रेंट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में दे रखा है 5000। अब देखिए, रेंट के अमाउंट को मैं डेबिट में लिख के भी समझा रहा हूं और क्रेडिट में लिख के भी समझा रहा हूं। पहले डेबिट में समझते हैं। रेंट सुनते ही लगता है एक्सपेंस है। अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे तो, और बच्चे के अगर कंसेप्ट से ज्यादा क्लियर नहीं है या क्लियर तो हैं लेकिन वो जल्दी में है, और आपने से पूछा रेंट बताओ, रेंट कहां जाएगा? जी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। क्यों? रेंट एक्सपेंस है। ओहो, आपने कैसे डिसाइड करा कि रेंट एक्सपेंस है? आपने कैसे डिसाइड करा कि हमारे पास कोई जगह नहीं, हम किराए पे लेके काम कर रहे हैं? इसका उल्टा भी तो हो सकता है। देखिए, रेंट एक्सपेंस है, ये एकदम से बोलना सही नहीं है। अगर मान लीजिए कोई हमसे पूछे कि बताओ रेंट कहां जाएगा, डेबिट में या क्रेडिट में रेंट कहां जाएगा, उसको फाइनल अकाउंट में कहां पर पोस्ट करेंगे रेंट को, तो आप एकदम से आंसर मत दीजिए। जिस पर्सन ने आपसे पूछा है कि बताओ रेंट की पोस्टिंग कहां पर होगी, रेंट ट्रायल बैलेंस में दे रखा है 5000, बताओ इसकी पोस्टिंग फाइनल अकाउंट में कहां पर होगी, प्लीज आप उसे आंसर मत दीजिए, बल्कि क्रॉस क्वेश्चन करिए कि भैया ये तो बता दो पहले कि रेंट का जो अमाउंट है 5000 वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में है या क्रेडिट कॉलम में है। क्योंकि अगर रेंट का अमाउंट डेबिट कॉलम में है तो उसका डेबिट इफेक्ट होगा, फिर वो एक्सपेंस है। और अगर रेंट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में है तो उसका क्रेडिट इफेक्ट होगा, और क्रेडिट इफेक्ट का मतलब वो इनकम है। तो आप झट से मत जवाब दीजिए कि भाई रेंट है तो एक्सपेंस होगा तो पीएनएल डेबिट में जाएगा। नो 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 नो, पहले क्रॉस क्वेश्चन के बताओ रेंट का अमाउंट डेबिट कॉलम में है या रेंट का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में है। अगर डेबिट कॉलम में है तो वो डेबिट में जाएगा, एक्सपेंस है। अगर वो क्रेडिट कॉलम में तो क्रेडिट में जाएगा और वो इनकम है। तो हम डिसाइड नहीं करेंगे। इसी तरह से लोन, आपने कैसे कह दिया कि लोन, या मैंने कैसे कह दिया कि लोन हमेशा लायबिलिटी है? हम हमेशा मांगते रहेंगे, ऐसे होगा कि लोन हमेशा लायबिलिटी, लोन दे रखा है तो लायबिलिटी। अरे क्या पता लोन हमने दिया हो एसेट्स हो। तो लोन को सुनकर डिसाइड मत करिए कि ये क्या है, बल्कि क्रॉस क्वेश्चन करिए, देखिए समझिए कि लोन का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में कहां दे रखा है।
डेबिट कॉलम में या फिर क्रेडिट कॉलम में। अगर बच्चों लोन का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में है तो ऑब्वियसली वो लायबिलिटी है, क्योंकि लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। लेकिन अगर लोन का अमाउंट डेबिट में है तो वो एसेट्स है, क्योंकि एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कोई भी इंफॉर्मेशन की पोस्टिंग करने से पहले हमें यह देखना होगा कि वो डेबिट में है या क्रेडिट में है। एक बात इसमें और ऐड कर दीजिए, भारत में नहीं पूरे संसार में दो ही चीजें जो डेबिट होती हैं, एक एसेट्स और एक एक्सपेंस। एक्सपेंस मींस एक्सपेंस आल्सो इंक्लूड्स लॉसेस। यहां मैं एक्सपेंस बोल रहा हूं लेकिन मेरा एक्सपेंस में लॉस भी इंक्लूड है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं तीन चीजें बोलने से अच्छा दो चीजें बोल दूं कि पूरे संसार में दो रूल हैं, या पूरे संसार में दो चीजें हमेशा डेबिट होती हैं, एक एसेट्स और एक एक्सपेंस। एक्सपेंस आल्सो इंक्लूड्स लॉसेस। और पूरे संसार में दो चीजें हमेशा क्रेडिट, एक लायबिलिटी और एक इनकम। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ये जो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, इस ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो भी अमाउंट है वो बच्चों या तो एसेट्स हैं या फिर वो एक्सपेंसेस हैं। और क्रेडिट में जो अमाउंट है बच्चों या तो वो इनकम है या फिर लायबिलिटी है। संसार में दो चीजें डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंस। संसार में दो चीजें क्रेडिट, इनकम और लायबिलिटी। कितना आसान हो गया। अब देखिएगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो अमाउंट है, कितना आसान, कितना ज्यादा आसान यार। जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में है या तो वो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएंगे या फिर वो एक्सपेंस ट्रेडिंग और पीएनएल के डेबिट में आएंगे। इसी तरह से बच्चों जो क्रेडिट में अमाउंट है या तो वो इनकम है या लायबिलिटी है, या तो लायबिलिटी साइड में जाएंगे बैलेंस शीट में, या फिर इनकम है तो पीएनएल में आएंगे या ट्रेडिंग में आएंगे क्रेडिट साइड में। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो डेबिट है या तो वो एसेट्स है या एक्सपेंस है। एसेट्स एंड एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, इनकम एंड लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। और ये भी पक्का है कि इनका सिंगल इफेक्ट होगा, एक बार जहां पोस्टिंग हो गई सो हो गई, दोबारा कहीं और पोस्टिंग नहीं होगी, सिंगल इफेक्ट। राइट। अब देखिएगा मैं ये कह रहा था आपसे कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो लास्ट हमारा डिस्कशन है उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स पर आ जाएंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी दो साइड्स हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट की दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आएंगे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में आएंगी इनकम्स, रेवेन्यू। इसी तरह से जो दूसरा फॉर्मेट है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें भी दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगे एक्सपेंसेस और क्रेडिट में आएंगी इनकम। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, एक तरफ तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो ट्रायल बैलेंस है उसमें जो एक्सपेंस, ट्रायल बैलेंस में सारी इंफॉर्मेशन, सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं, तो सब कुछ हम वहीं से उठाएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर से। सारे एक्सपेंसेस सारी इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर ही तो दे रखी हैं। अब यहां पर एक समस्या है जिसका समाधान जरूरी है, और यह आखिरी समस्या है, उसके बाद तो हम एडजस्टमेंट्स पर आ जाएंगे। समस्या यह है कि जो ट्रायल बैलेंस है उसमें जो एक्सपेंसेस हैं उनका सिंगल इफेक्ट होगा, लेकिन उन एक्सपेंस को जो दिखाने वाले फॉर्मेट से उनमें वो दो हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आएंगे एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या आएंगे एक्सपेंसेस। तो यार एक्सपेंस तो एक सिंगल है, उसको दिखाने के लिए दो जगहें हैं। और आपको मालूम है, मैंने आपको बताया, आपको मालूम है कि ट्रायल बैलेंस आप जो भी कुछ उठाएंगे उसको एक ही बार पोस्ट करेंगे। अब यहां पर समस्या यह है कि अमाउंट को पोस्ट एक बार होना है, और जहां पर पोस्ट होना है वो जगहें दो हैं, तो दोनों जगह तो पोस्ट नहीं कर सकते। मैं अगर कोई एक्सपेंस उठाऊं ट्रायल बैलेंस से, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रायल बैलेंस से सैलरीज उठाया, ट्रायल बैलेंस में दे रखा था सैलरीज 4 लाख रुपए डेबिट कॉलम में, इसका मतलब ये एक्सपेंस से डेबिट इफेक्ट होगा। अब सैलरीज 4 लाख रुपए है तो उसको दिखाने के लिए मेरे पास दो कॉलम है, दो फॉर्मेट्स, एक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। अब ये एक संकट आ गया कि मैं सैलरीज को ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाऊं क्योंकि वहां पर भी खर्चे दिखाते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाऊं क्योंकि वहां पर भी खर्चे दिखाते हैं। कैसे डिसाइड हो? सैलरीज तो सब बच्चों को मालूम है, 11वीं क्लास में पढ़कर आए, एकदम से बोल देंगे जी वो पीएनएल डेबिट।
लेकिन कोई भी ऐसा खर्चा पूछ लूं जो आपने 11वीं क्लास में किसी भी क्वेश्चन में ना आया हो, तो वहां पर बच्चा एकदम सोचेगा यार ये पहले नहीं पढ़ा, कैसे डिसाइड होगा। आप कैसे पता लगाएंगे दोस्तों कि जो एक्सपेंस आपने ट्रायल बैलेंस से उठाया, जिसकी एक सिंगल पोस्टिंग होनी है, उस एक्सपेंस को एक ही जगह दिखाना है, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में या फिर पीएनएल के डेबिट में, तो कहां दिखाएं। तो सुनिएगा, आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, आप जिस फॉर्म में गुड्स लाते हैं उसी फॉर्म में आगे बेच देते हैं। तो सुनिएगा प्लीज, जब आप अपनी दुकान से इस इंटेंशन से बाहर निकलते हैं कि आप एज्यूम कर लीजिए कि आपकी एक रिटेल मार्केट में एक आपकी शॉप है, एक जो बाजार है, जो रिटेल मार्केट है, जहां पर एक एक यूनिट सिंगल सिंगल बिकते हैं, तो आपकी वहां पर एक दुकान है, शॉप है रिटेल मार्केट में। आप अपनी उस रिटेल मार्केट में अपनी उस शॉप से उठे इस इंटेंशन के साथ कि आप होलसेल मार्केट में जाएंगे और वहां से माल परचेस करके लाएंगे और दुकान में रखकर बेचेंगे, रिटेल में बेचेंगे। तो बच्चों, जब आप अपनी दुकान से उठे इस इंटेंशन के साथ कि अब आप यहां से होलसेल मार्केट जाएंगे और वहां से माल परचेस करके लाएंगे, तो जब आप अपनी दुकान से उठे और उठने के बाद जब आप होलसेल मार्केट के लिए चले और होलसेल मार्केट में जब जा रहे थे, तो जाने के लिए जो भी आपने कन्वीनियंस करा होगा, मान लीजिए अपनी गाड़ी से आप नहीं गए या गए, जो भी है, आपने कोई टैक्सी, कोई ऑटो बोर्ड करा और आपने किसी एक ऑटो रिक्शा से या किसी भी माध्यम से आप किसी भी तरीके से होलसेल मार्केट में गए, तो वहां से जो आपके खर्चे शुरू होते हैं, जब आप दुकान से उठते हैं इस इंटेंशन के साथ कि आप होलसेल मार्केट जा रहे हैं माल परचेस करने के लिए, गुड्स परचेस करने के लिए, ताकि आप उसको अपनी शॉप में रखकर बेच सके, इस इरादे के साथ जब आप अपनी दुकान से उठ के जाते हैं और वहां से जब आपके खर्चे शुरू होते हैं, वो खर्चे, वो एक्सपेंसेस डायरेक्ट नेचर के होते हैं, प्रत्यक्ष डायरेक्ट होते हैं। और वहां से उन खर्चों को जब आप करते हैं और होलसेल मार्केट में जाते हैं, और होलसेल मार्केट से फिर आप वहां पहुंचकर आपके जाने में खर्चा हुआ, वहां तक पहुंचे आप, फिर होलसेल मार्केट में जिस शॉप पर आप गए वहां से आपने माल परचेस करा, तो परचेजेस जितने भी गुड्स की आपने करी उनका वो एक्सपेंस आपका हुआ। माल को परचेस कर आप अपनी शॉप पर रिटेल मार्केट में लेकर आए, उस माल को लाने में खर्च हुआ और शॉप में आपने लाके माल रखा। तो बच्चों, अपनी दुकान से उठ के जाना, होलसेल मार्केट में माल का खरीदना और माल को परचेस करके लाकर अपनी शॉप में रखना, यहां तक के खर्चे डायरेक्ट नेचर के हैं। इनका अभी तक सेल से कोई रिलेशन नहीं है। अभी तो आप माल परचेस करके लाए हैं, तो अपनी शॉप से उठ के जाना और माल को परचेस करके लाना, यहां तक के एक्सपेंसेस डायरेक्ट नेचर के हैं। यहां तक जो खर्चा आपने करा बच्चों, ये सभी खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और एक बार जैसी माल शॉप में एंटर हुआ, अब उस माल को जो आप सजा रहे हैं दुकान में और जो मेंटेन कर रहे हैं, तो माल देखिए, माल जैसी गुड्स आपने परचेस करके शॉप में एंटर करी, खत्म। बस यहां तक के एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट नेचर के हैं, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। इसके बाद जो आपके दुकान में माल अब आ गया, अब आने के बाद उसको सजाना, संवारना, उसको डिस्प्ले करना, उसको बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करना और सेल्समैन की सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, अब जो भी दुनिया भर के खर्चे होंगे, ये सब इनडायरेक्ट हैं। इनका माल की परचेस से कोई लेना देना नहीं, माल परचेस हो चुका है। अब जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, ये माल को आपका अब जो माइंडसेट है, जो आपकी इंटेंशन है, वो माल को बेचना है। तो जब तक माल को आपकी इंटेंशन माल को परचेस करना था बेचने के लिए, तब तक के सारे खर्चे डायरेक्ट नेचर के थे और वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। और एक बार माल आपके पास आ गया, अब जो एक्सपेंस आप कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी इंटेंशन माल को बेचना है और प्रॉफिट कमाना है। अब जो भी एक्सपेंस होगा वो इनडायरेक्ट नेचर का होगा और वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। बात खत्म हो गई। आपको 10, 12, 15 प्रकार के खर्चे तो रटे हुए हैं 11वीं क्लास से। कोई आपसे पूछता वेजेस, आप झट से कहते हैं ट्रेडिंग, किसी ने पूछा सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, किसी ने पूछा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल, हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ नहीं रहे, मैंने एग्जांपल के लिए यूज किया, आपने कहा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एक्सपेंस जीपीएनएल, इलेक्ट्रिसिटी जीपीएनएल, डेप्रिसिएशन जीपीएनएल, कैरेज इनवर्ड जी ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड जीपीएनएल, फ्रेट या फ्रेट इनवर्ड जी ट्रेडिंग, फ्रेट आउटवर्ड पीएनएल। तो एक्सपेंसेस आपको पहले से 11वीं क्लास से आपको याद है, आपको मालूम है। आप गलती से भी सोते सोते ये नहीं बोलेंगे कि परचेसेस जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
गहरी नींद में सो रहे होंगे तो भी नहीं बोलेंगे, इतने ज्यादा क्वेश्चंस आप 11वीं क्लास में करके आए हैं। तो जो बातें आपको रटी रटाई हैं, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन कुछ खर्चे अब आप सीएम में कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो एक बड़ा कोर्स आपने ज्वाइन करा सीएम में, जो भारत में कॉमर्स सिस्टम के 3 बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सीए, सीएमए, सीएस, उनमें से एक आपने ज्वाइन करा। तो यहां पर आप रटे रटाए से काम नहीं चला सकते। अगर यहां पर आपने इंसाफ नहीं करा और बातों को नहीं समझा और बातों को नहीं सीखा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। और भाई ये एक प्रोफेशनल एग्जाम, एक प्रोफेशनल कोर्स है, जब तक आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका सोचने समझने का तरीका जब तक वो प्रोफेशनल नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। तो आपको यहां पर चीजों को समझना होगा और ये सुनना और समझना होगा कि कैसे पता लगाएं कि कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा और कौन सा एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जितने भी एक्सपेंस हैं उनकी पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ एक बार होगी। ट्रायल बैलेंस में 10 एक्सपेंसेस हैं, 10 एज्यूम कर लीजिए, 10, उन 10 की पोस्टिंग एक ही बार होगी, कहीं पर भी हो एक ही बार होगी। तो आपको ये पता लगाना होगा कि जो 10 खर्चे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, इनमें से वो कौन से खर्चे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे डेबिट साइड में, और वो कौन से खर्चे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। और वो कैसे पता लगाएंगे आप? वो ऐसे ही पता लगाएंगे आप, आपको ये खर्चे को पढ़कर, उसके नाम को पढ़ के ये अपने आप को समझाना होगा कि ये एक्सपेंस माल को परचेस करने के लिए हुआ होगा या माल को बेचने के लिए हुआ होगा। अगर एक्सपेंस माल को परचेस करने से रिलेटेड है तो ये पक्का हो गया कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी पोस्टिंग होगी, और अगर खर्चे का ताल्लुक माल के बेचने से है तो ये पक्का हो गया कि इसकी पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होगी। तो बात खत्म हो गई। अब इसके मैं 2-4 एग्जांपल ले लूं। मान लीजिए कि हम ने जब माल परचेस करा होगा होलसेल मार्केट से, तो वहां से परचेस करके जब हम उसे अपनी शॉप में लाए होंगे, तो ठेले पे, टेम्पो पे, ट्रक में रख के जिसमें भी लाए होंगे, हमने उसको फ्रेट दिया होगा। अभी जो फ्रेट यानी कि किराया भाड़ा हमने जो दिया, ये माल को परचेस करके अपनी शॉप तक लाने के लिए दिया। तो माल अभी परचेस हुआ, अभी बेचने से मकसद नहीं है, अभी तो हम उसे परचेस करके शॉप तक ला रहे हैं। तो जो फ्रेट हमने पे करा, जो किराया भाड़ा हमने पे करा गाड़ी का, माल को होलसेल मार्केट से अपनी शॉप तक लाने के लिए, ये एक्सपेंस माल को परचेस करके दुकान तक पहुंचाने के लिए है। तो ये डायरेक्ट नेचर का है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। और बच्चों यही अगर हम फ्रेट या कैरेज हम पे करें, फॉर एग्जाम्पल कैरेज या हम पे करें अपने दुकान से कस्टमर तक के पास माल तक को पहुंचाने के लिए, वैसे तो देखिए जो कस्टमर है वो खुद पे करेगा, लेकिन बाई चांस मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे जो एग्रीमेंट है उसमें ये क्लॉज है, या हमने इस तरह से माल बेचा कि भाई जो माल हमने अपनी शॉप से बेचा और कस्टमर तक पहुंचाया उस पर कैरेज हम ही दे रहे हैं। तो ये कैरेज माल को बेचने के लिए दिया है, माल शॉप से निकालकर हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, और जिस माध्यम से पहुंचा रहे हैं उसमें जो किराया भाड़ा लगा वो हम ही पे कर रहे हैं। तो ये कैरेज आउटवर्ड है, ये शॉप से माल को निकालकर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, माल को बेचने के लिए है। अगर खर्चा माल को बेचने के लिए है तो ये इनडायरेक्ट है, तब ये ट्रेडिंग में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। राइट? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो एक्सपेंसेस होलसेल मार्केट से माल को रिटेल मार्केट तक, ये कहिए कि जो खर्चे, क्या पता हम होलसेलर हों और हम एक इंडस्ट्री से, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से माल परचेस करके होलसेल मार्केट में अपनी शॉप में लाए हों। तो बात ये नहीं है कि हमने होलसेल में खरीदा, रिटेल में बेचा, या हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से परचेस करा और होलसेल में बेचा। बात बड़ी सिंपल सी ये है कि जो एक्सपेंसेस माल को परचेस करने के लिए थे वो डायरेक्ट हैं, और जो माल को बेचने के लिए वो इनडायरेक्ट हैं। जो डायरेक्ट हैं वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे, और जो इनडायरेक्ट हैं वो पीएनएल के डेबिट में जाएंगे। और ये कैसे पता चलेगा? ये हम एक्सपेंस को जब इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये एक्सपेंस कहां हुआ होगा। और जब हम पता लगा लेंगे कि एक्सपेंस कहां पर हुआ, तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग में जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा। और बच्चों ये जो मैंने आपको समझाया, ये था कॉन्सेप्ट। पकड़ कैसे होगी? जब आप 7-8 क्वेश्चन अपने हाथ से करेंगे। जैसे ही आप 7-8-10 क्वेश्चन करेंगे और बार बार आप उन एक्सपेंसेस को ट्रीटमेंट देंगे, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट, प्रैक्टिस सेकंड। राइट? देखिएगा, जो बात आपको मैं बता रहा था अभी, एक बार उसको लिख के बता रहा हूं। आपके जो एक्सपेंसेस है वो कहां से शुरू हुए?
परचेजेस से, राइट। माल परचेस करके अब कहां लेकर आए बच्चों? शॉप में। शॉप में रखने के बाद आपने क्या करा? उसको बेचने की कोशिश करी, माल को बेचा, सेल्स। अब खर्चे कहां से शुरू हुए? परचेजेस से, एक्सपेंसेस। और मैं फिर आपको बता दूं कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे, वो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। हम तो डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस को, तो इसलिए हम ये बात ही नहीं करेंगे कि रॉ मटेरियल आया, मैन्युफैक्चरिंग हुई। नो नो नो, गुड्स हमने फिनिश गुड्स ही परचेस करी हैं और उसी फॉर्म में उनको आगे बेचा है। अब देखिएगा, जो एक्सपेंसेस यहां पर हुए परचेजेस और शॉप के बीच में, वो हैं डायरेक्ट। बच्चों ये हैं डायरेक्ट नेचर के, राइट। ये कहां जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। और जो एक्सपेंसेस हुए शॉप और बच्चों सेल्स के बीच में, ये है इनडायरेक्ट, राइट। बच्चों ये कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो जो एक्सपेंसेस बच्चों परचेजेस और शॉप के बीच में हुए, डायरेक्ट ट्रेडिंग डेबिट, और जो एक्सपेंस शॉप और सेल्स के बीच में हुए, इनडायरेक्ट पीएनएल डेबिट, राइट। और जो ट्रायल बैलेंस में एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं, वो बैलेंस शीट में जाएंगे। क्लियर? एक बात बताइए कि जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के बच्चों डेबिट में है, कोई भी अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में, उसका डेबिट इफेक्ट होगा। उसे डेबिट इफेक्ट कहां मिलेगा? ऑब्वियसली या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब दोबारा सुनिए, जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में, उनको डेबिट इफेक्ट कहां मिलेगा? या तो ट्रेडिंग के डेबिट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, या फिर तीसरी और आखिरी जगह, इसके बाद कोई जगह नहीं है, बैलेंस शीट की एसेट्स में, क्योंकि एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, ठीक। और तो कोई चौथा है ही नहीं इसमें, अकाउंट फॉर्मेट है ही नहीं। तो ट्रायल बैलेंस के देखिए, जो मैं बोल रहा हूं आप वही सुनिएगा। ट्रायल बैलेंस के डेबिट के जो अमाउंट है, डेबिट के, वो डेबिट में जाएंगे, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में, या पीएनएल के डेबिट में, या फिर बैलेंस शीट की एसेट्स में। लेकिन चौथी जगह हम बना लेते हैं, यह भी तो हो सकता है, अरे भाई अगर किसी चीज को डेबिट इफेक्ट देना है तो डेबिट में लिखेंगे तो ही डेबिट इफेक्ट होगा। ओह, ऐसा थोड़ी होता है। किसी अमाउंट को मुझे डेबिट इफेक्ट देना तो डेबिट साइड में लिखूंगा तो ही डेबिट होगा? नहीं, अगर मैं उसको क्रेडिट साइड से लेस कर दूं तो भी तो डेबिट इफेक्ट हुआ। डेबिट इफेक्ट देने के दो तरीके हैं, या तो डेबिट में लिख दो या क्रेडिट में से लेस कर दो। क्यों? क्योंकि अगर क्रेडिट को बढ़ाना हो तो और क्रेडिट को घटाना हो तो डेबिट। जो अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट को कम कर दे, क्रेडिट का नेचर क्रेडिट, और जो क्रेडिट को कम कर दे उसका अपना नेचर डेबिट। जो डेबिट के अमाउंट को बढ़ाए वो डेबिट, और जो डेबिट को कम कर दे, जो डेबिट को कम कर दे उसका अपना नेचर क्रेडिट। एक काम करिए, डेबिट मींस प्लस और क्रेडिट मींस माइनस। प्लस को बढ़ाना है तो और प्लस, प्लस को कम करना है माइनस, माइनस को और बढ़ाना है तो और माइनस, माइनस को कम करना है प्लस। सिंपल मतलब, सिंपल मीनिंग कि अगर आपको कोई अमाउंट बढ़ाना है तो सेम इफेक्ट, घटाना है तो अपोजिट इफेक्ट। डेबिट को बढ़ाना है तो और डेबिट करो, डेबिट को कम करना हो तो क्रेडिट, क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्रेडिट, क्रेडिट को कम करना है तो डेबिट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कोई डेबिट अमाउंट दे रखा है तो आप कहते हैं कि जी अमाउंट डेबिट कॉलम, ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में कोई अमाउंट है तो ऑब्वियसली उसको आप डेबिट इफेक्ट देंगे। अब वो डेबिट इफेक्ट कहां पर देंगे? या तो ट्रेडिंग के डेबिट में, या पीएनएल के डेबिट में, या फिर बैलेंस शीट की एसेट्स में। यार ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि वो इन तीनों जगह ही सूटेबल ना हो और नियमों के अनुसार वो क्रेडिट कॉलम में जा रहा हो, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई। डेबिट कॉलम का अमाउंट क्रेडिट में जा रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। हां, वो क्रेडिट में जाएगा लेकिन वहां पे जाके लेस हो रहा होगा। क्रेडिट में लेस होना भी डेबिट इफेक्ट होता है। साधारण सा एग्जांपल,
11वीं कक्षा में 11th क्लास में आपको बुरी तरह से रटा हुआ था। परचेज रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स। अब मुझे बताइए, आपने माल परचेज करा, ये आपका एक्सपेंस है, डेबिट। जब माल आपने परचेज करा, उसमें से कुछ माल आपको लगा कि ये आउट ऑफ सैंपल है, जो आपने सैंपल दिखाया था उसके अनुसार, या आपको जो सैंपल दिखाया गया था उसके अनुसार नहीं है, और ये माल आपको नहीं चाहिए, आपने वापस कर दिया। देखिएगा, माल आपने परचेज करा, माल आ रहा है, माल का आना डेबिट, उसमें से कुछ माल आपने वापस करा, माल जा रहा है, माल का जाना क्रेडिट। अब देखिएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, आप कोई से भी क्वेश्चन उठाइए, ट्रायल बैलेंस के अंदर देखिएगा परचेज रिटर्न्स का अमाउंट हमेशा क्रेडिट साइड में दे रखा होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज रिटर्न्स हमेशा, ऑलवेज एंड ऑलवेज क्रेडिट कॉलम में होगी। अब आपको एक बात मालूम है कि जो अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, वो कहीं पर भी जाए क्रेडिट में जाएंगे। तो ये मत याद करिए कि जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में, वो क्रेडिट साइड में जाएंगे। नो नो नो, आप याद ये करिए कि वो क्रेडिट इफेक्ट देंगे। आप इस तरह से समझिए कि जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में है वो डेबिट इफेक्ट देंगे। ये मत याद करिए, मैं दोबारा बोलता हूं कि ट्रायल बैलेंस के जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में है, तो ये मत याद करिए कि वो डेबिट साइड में जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बल्कि ये याद करिए कि वो डेबिट इफेक्ट देंगे, क्योंकि डेबिट इफेक्ट डेबिट साइड में दिखाने से भी हो सकता है और क्रेडिट साइड में घटाने से भी हो सकता है। इसी तरह से जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में है, जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में है, वो कहीं पर भी जाएं क्रेडिट इफेक्ट देंगे। ये मत कहिए कि वो क्रेडिट साइड में जाएंगे, ये कहिए कि वो क्रेडिट इफेक्ट देंगे। अब देखिए परचेज रिटर्न्स, ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज रिटर्न्स, जो माल आपने खरीदा था उसमें से कुछ माल आपने वापस करा, ये आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दे रखा होता है इसका अमाउंट। अगर आपने याद करा है इस तरह से कि ये तो अमाउंट क्रेडिट साइड में है तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। आप ये समझिए कि यह अमाउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट कॉलम में है, तो ये कहीं पर भी जाए अपना क्रेडिट इफेक्ट छोड़ेगा, ये क्रेडिट इफेक्ट दिखाएगा। क्रेडिट साइड का अमाउंट क्रेडिट इफेक्ट देगा। तो क्रेडिट इफेक्ट जरूरी नहीं कि क्रेडिट साइड में दिखाएं तो ही देगा। अगर आप इसको डेबिट साइड से माइनस करेंगे तो भी इफेक्ट इसका क्रेडिट होगा, और ऐसे ही होगा। परचेज रिटर्न से परचेजेस कम हो जाती हैं। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में परचेजेस लिखेंगे, तो परचेजेस का अमाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में के डेबिट साइड में जब आप लिखेंगे टू परचेजेस, तो उस अमाउंट को आप आउटर कॉलम में ना लिख के पहले इनर कॉलम में लिखेंगे, और परचेज रिटर्न्स उसके नीचे लिखकर लेस करेंगे परचेजेस में से, और लेस करने के बाद इनर कॉलम में जो रिमेनिंग परचेजेस होगी, जिसे आप कहते हैं नेट परचेजेस, वो आउटर कॉलम में आएगा। तो बच्चों, परचेज रिटर्न्स का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में कहां दे रखा था? क्रेडिट साइड में। आपने शो कहां करा? डेबिट साइड में। अरे यार, आपने शो डेबिट साइड में करा, लेकिन इफेक्ट लेस करके क्रेडिट ही दिया है। परचेज रिटर्न्स को आपने डेबिट में लिखकर लेस करा है, तो वो डेबिट को रिड्यूस कर रहा है। जो डेबिट को रिड्यूस कर दे, जो डेबिट को कम कर दे, उसका अपना नेचर क्या होता है? क्रेडिट। सेम सेल्स रिटर्न्स, देखिएगा ट्रायल बैलेंस में सेल्स रिटर्न्स का अमाउंट डेबिट कॉलम में होता है, तो वो जहां पर भी जाएगा डेबिट इफेक्ट देगा। सेल्स से माल जाता है क्रेडिट, और उसमें से कुछ माल वापस आ जाए तो उसका उल्टा डेबिट। सेल्स रिटर्न्स कभी भी देखेंगे आप तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दे रखा होगा, तो इसका इफेक्ट डेबिट होगा। लेकिन जब इसका इफेक्ट डेबिट होगा और आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, तो आप इसको डेबिट साइड में नहीं दिखाएंगे, बल्कि सेल्स रिटर्न्स क्रेडिट साइड में आएगी, लेकिन वहां से लेस होगी। आप ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई सेल्स, इनर कॉलम में लेस करेंगे सेल्स रिटर्न्स, और ये सेल्स रिटर्न्स क्रेडिट में जब आप लेस करेंगे तो ये क्रेडिट को कम करेगा, और जो क्रेडिट को कम करेगा उसका अपना नेचर होता है डेबिट। ठीक है दोस्तों, तो आज बहुत सारी बातें इस लेक्चर में डिस्कस हुई, आपको रिटेन करना होगा, समझना होगा। हमने ओरली इसलिए डिस्कस करा इसमें इतना सारा, क्योंकि ये सब आप पहले एक बार 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, और इवन अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, जब आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार हल्का सा, छोटा सा एक रिकैप। बच्चों, इस चैप्टर में आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, ट्रायल बैलेंस के अलावा इसको चैप्टर में जो क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे, इसमें ट्रायल बैलेंस के अलावा एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी,
बच्चों ये जो ट्रायल बैलेंस है इसके बाद कुछ और नहीं बनता सिवाय फाइनल अकाउंट्स के। दोस्तों ट्रायल बैलेंस एक एंडिंग प्रोसेस है, ये साल के आखिरी दिन बनता है और इस ट्रायल बैलेंस की मदद से बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन अपने फाइनल अकाउंट्स बनाता है। बच्चों ये जो फाइनल अकाउंट्स है ये फाइनल डेस्टिनेशन है, ये आखिरी पड़ाव है, ये एक डेस्टिनी है जहां पर जाके आपको रुकना होता है। बच्चों हम सारा साल मेहनत करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और प्रॉफिट हमने कितना कमाया ये हमें पता चलता है हमारे फाइनल अकाउंट से, हमारे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट से। इसलिए इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। बच्चों पूरे साल कड़ी मेहनत करके जो भी हमने कमाया या गंवाया ये हमारी परफॉर्मेंस थी, ये हमारी परफॉर्मेंस थी बच्चों। इसके बाद हमारी आज बाजार में क्या पोजीशन है ये पता चलेगा आपको बैलेंस शीट से। इसलिए बैलेंस शीट का जो दूसरा नाम है वो है पोजीशन स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी होंगी, इन दोनों की मदद से जब आप फाइनल अकाउंट से तैयार करेंगे तो सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नंबर 2 पर, और बच्चों नंबर 3 पे बनेगा आपका बैलेंस शीट। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बच्चों नंबर 3 बैलेंस शीट। देखिएगा जी, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, अब हम इस लेक्चर को यहां पर एंड करने जा रहे हैं। अगले लेक्चर में जो अगला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा इस चैप्टर का, वहां पर बच्चों हम एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे। हमारे अगले लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एडजस्टमेंट से डिस्कस होंगी। तो जो मैं बात अपनी कह रहा था उसे पूरा कर देता हूं। मैं आपसे ये कह रहा था कि नंबर 1 पर बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, और नंबर 3 पर बनेगी बैलेंस शीट जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो, जब आप फाइनल अकाउंट का कोई एक बड़ा सा क्वेश्चन उठाओ जिसमें ट्रायल बैलेंस में कम से कम 50 आइटम्स हो और नीचे कम से कम 20 एडजस्टमेंट्स हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने कभी आएगा नहीं। इतना बड़ा क्वेश्चन तो 1 से 2 घंटे में सॉल्व होगा। लेकिन फिर भी एक बात मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आपके सामने फाइनल अकाउंट का कोई क्वेश्चन आया जिसमें ट्रायल बैलेंस के अंदर 50 आइटम्स हैं और ट्रायल बैलेंस के नीचे 20 एडजस्टमेंट्स हैं, तो क्या हुआ? अगर आप चाहते हैं कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्लाइमैक्स है इस लेक्चर का ये। अगर आप चाहते हैं कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, भले ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, लेकिन आप चाहते हैं कि आंसर एक बार में सही आ जाए, पलट के पीछे ना जाना पड़े, जो हो गया सो हो गया। आपने एक बार जो अपने कॉपी में अपने रजिस्टर में लिख दिया सो लिख दिया, ना तो आप उसे रब करेंगे, इरेज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना उसे काटेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो लिख दिया सो लिख दिया, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाएंगे और एक बार में आंसर बिल्कुल सही, सही ग्रॉस प्रॉफिट, सही नेट प्रॉफिट, और एक बार में बैलेंस शीट इक्वल। थैंक गॉड, हो गया काम। अगर आप ये चाहते हैं तो फिर सुनिए क्या करना होगा। ट्रायल बैलेंस की जब ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन को आप एक एक करके उठाएंगे तो ध्यान से देखिएगा कि अमाउंट डेबिट में है या क्रेडिट में है। जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट में है उनका सिंगल इफेक्ट होगा और वो डेबिट इफेक्ट ही होगा, और जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट कॉलम में है उनका एक सिंगल इफेक्ट होगा और वो क्रेडिट इफेक्ट ही होगा। इसके अलावा आपको देखना होगा कि ट्रायल बैलेंस में कौन सी चीजें एक्सपेंस हैं, कौन सी इनकम है, कौन सी एसेट्स हैं, कौन सी लायबिलिटीज हैं। कैसे? जो अमाउंट के डेबिट कॉलम में होंगे या तो वो एसेट्स होंगे या एक्सपेंस होंगे, खत्म, पक्का हो गया जी, या तो एसेट्स हैं या एक्सपेंस हैं, डेबिट इफेक्ट होगा। और जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में जो अमाउंट, वो या तो इनकम है या लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट, इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस। एक बात और जोड़ लीजिए, इनकम के को दिखाने की 2 जगहें हैं नॉर्मली, एक ट्रेडिंग क्रेडिट, एक पीएनएल क्रेडिट। तो मैं आपको बता दूं कि जो इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में आती है बस वो एक है, उसे इनकम नहीं कहना चाहिए, बेसिकली वो रेवेन्यू है, मींस वो सेल्स है। जिस गुड्स में आप डील करते हो, जो आपका धंधा है, जो आपका बिजनेस है, जो कारोबार है, जो माल आप बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो, उस माल को बेचकर जो पैसा आएगा या आना है, जो भी आपने माल बेचा उधार या नकद, उस बेचे गए माल का जो भी अमाउंट है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं, और वो रेवेन्यू ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में आएगा। इसके अलावा कोई भी इनकम
ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगी, सब की सब इनकम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में आएंगी। बच्चों ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये प्योर बिजनेस अकाउंट है। इससे जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है वो प्योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कह लीजिए या कहिए कि प्योर बिजनेस एक्टिविटीज से आता है। आप देखिए कि जो माल आपने बेचा, जो आपका बिजनेस है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जिस चीज का आप कारोबार, आप व्यवसाय बिजनेस करते हैं, उस सामान को बेचकर जो पैसा आया, बस वो पैसा, वो रेवेन्यू आया ही आएगा, वो रेवेन्यू, वो सेल्स आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगी। इसके अलावा जितनी भी और जगहों से पैसा आएगा या और जगहों से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो इनकम जनरेट होगी, वो ट्रेडिंग में नहीं आएगी। जो नॉन बिजनेस रेवेन्यूज हैं, जो नॉन बिजनेस इनकम है, वो सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में आएंगी। तो ये तो और भी आसान हो गया। तो मैंने अभी आपसे कहा कि ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में जो भी अमाउंट है वो या तो इनकम है या लायबिलिटी है। इसे रिपीट करता हूं, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जो भी अमाउंट है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जो भी अमाउंट है या तो इनकम है या लायबिलिटी है। अगर वो लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट, और अगर वो इनकम है तो वो जो इनकम है, अगर वो इनकम है तो अगर वो इनकम में अगर वो रेवेन्यू है यानी कि सेल्स है तो ट्रेडिंग, उसके अलावा जो भी इनकम है बिना सोचे समझे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। तो ये और आसान हो गया कि भैया इनकम में खाली सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो पैसा आया या आएगा वो बस ट्रेडिंग में जाएगा। रेंट रिसीव्ड या फिर अक्रूड रेंट, रेंट टू बी रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी कि इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम और डिविडेंड इनकम और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई भी इनकम हो एक्सेप्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सेप्ट सेल्स, सब के सब बिना सोचे समझे जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, जितनी भी नॉन बिजनेस इनकम्स हैं, क्यों इतना टफ कर रहे हैं हम, और आसान करिए। सेल्स के अलावा कहीं से भी पैसा आए या आना हो वो पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएगा, उसका ट्रेडिंग की क्रेडिट से कोई रिलेशन नहीं, राइट। अब सारा खेल आपके समझने और प्रैक्टिस का है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम हाथ से सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारा परफेक्शन आता जाएगा। बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसमें हम लोग एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे। जो एडजस्टमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिनका डबल इफेक्ट होगा, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दे रखी होती हैं बच्चों, वो कम से कम मैं आपके साथ 15 से 20 एडजस्टमेंट्स डिस्कस करूंगा। और उन एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करते करते हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम 2 से 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करें। तो बच्चों, आपके इस चैप्टर में कुल 15 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना है, और 5 क्वेश्चन में आपको, 15 में से 5 क्वेश्चन में आपको सिर्फ बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स अकाउंट बनाना है। चलिए, अब आज इस क्लास को यहां पर हम एंड करते हैं, ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।